हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी जो क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी से जुड़ा हुआ कुछ सब्जेक्टिव सवाल किए थे। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं, प्रत्येक सवाल को आपको खुद से पॉज करना है, फिर अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा सवाल क्या मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद देयर इनिशियल स्पीड इन द रेशियो 2:3। दो बॉडी है, दोनों बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है। एक को कुछ स्पीड से फेंका गया, दूसरा को कुछ स्पीड से फेंका गया, लेकिन दोनों का स्पीड का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय देम एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली आर। मतलब ऊपर जाने मैक्सिमम हाइट कितना होगा और ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा है, दोनों का रेशियो दिया। पहला ऑप्शन 4:9, 2:3, दूसरा ऑप्शन 2:3, दूसरा ऑप्शन में ही है 2:√2/√3, 4:9, 3:2, √2/√3 और 4:9। एक बार आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पॉज करके जरूर ट्राई किए होंगे। मैं इस सवाल को आपके लिए अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट आप भूल गए होंगे हम उसको रिवाइज कराने के थ्रू कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट सबके मुताबिक। ठीक, चलिए समझिएगा सवाल को। सवाल बोल रहा है कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है। बढ़िया। विथ देयर इनिशियल स्पीड, दोनों का इनिशियल स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3। बढ़िया बात है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि सर U1 रेशियो U2 जो दिया हुआ है वो सवाल वाला दिया हुआ है 2:3। बढ़िया बात। आगे द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक, रीच बाय देम एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा उसका रेशियो दोनों के लिए, और मैक्सिमम हाइट दोनों कितना गया होगा उसका रेशियो बस आपको निकालना है। आइदर तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम आपको जो पढ़ाए थे उसके बेसिस पर सवाल करना चाह रहे हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है या बॉल है, उसको हम u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके, ठीक, जब हम किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके हैं तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आता था सर वो आता था u²/2g। आई होप कि इतना बात आपको याद होगा कि मैक्सिमम हाइट कितना जाता था वो u²/2g। बढ़िया बात है। आगे अब सबसे पहला बात है कि दोनों बॉल के लिए g तो सेम रहेगा। इसका मतलब जो hmax होगा सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू hmax जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u² हो जाएगा। बढ़िया बात है। अब हम आपसे बात करते हैं, जब आपका बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, लेट से कुछ वेलोसिटी से जब आपका बॉल नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो आप जब नीचे गिरते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, ऊपर से नीचे आने का समय को हम आपको पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। और वो कितना होता है सर? वो होता है u/g। अच्छा, दोनों बॉल है, दोनों का टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालेंगे तो g तो दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u आएगा। ठीक, अब जो बात हमको समझ में आ गया उसके बेसिस पर सवाल को डील करते हैं। पहला केस बोल रहा है hmax का रेशियो। चलिए, hmax ऑफ फर्स्ट बटे का hmax ऑफ सेकेंड क्या होगा सर? u1 का स्क्वायर बटे का u2 का स्क्वायर। क्यों? कहे कि सर यहाँ g तो दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो कट जाएगा, जो भी रेशियो आएगा u² के फॉर्म में आएगा। ठीक, u1 कितना दिया हुआ? सवाल बोल रहा है 2, और u2 का कितना दिया हुआ है? 3। 2 3 का रेशियो में तो हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आया वो 4:9 आ गया। 4:9 आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, कहे कि यहाँ मैक्सिमम राइट 2:3 और √2/√2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे टाइम का बात करेंगे तो टाइम बोलिएगा सर टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ पहला बटे का टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ दूसरा इज इक्वल टू u1/u2। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि TD क्यों लिख रहे हैं? TD मतलब टाइम ऑफ डिसेंट।
ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग रहा है। ये बोल रहा है टाइम टेकन टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, नीचे आने में कितना समय लग रहा है। बढ़िया। U1 U2 का रेशियो लिखो सर। U1 U2 का रेशियो 2:3 है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2:3। तो हमारा जो टाइम का रेशियो आ जाएगा वो 2:3। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का रेशियो कितना है 4:9, 4:9, 4:9। और टाइम का रेशियो कितना है सर नीचे आने का 2:3, 2:3। यहाँ पर यहाँ 3:2 है, गलत हो गया। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फंडा समझ में आ गया। आइदर तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके करो, या डायरेक्टली आपको जो एप्लीकेशंस बोले थे ध्यान में रखने के लिए, इससे आप पॉइंट सेकंड में सवाल को बना सकते। हमको समझाना था इसलिए हम उतना किए, वरना आप डायरेक्टली कर सकते थे कि सर मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इसका मतलब 2 3 है तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटेगा 3 का स्क्वायर, 4/9। पहला ऑप्शन खत्म। अच्छा, टाइम सर, टाइम ऑफ डिसेंट होता है U/G। जाने में भी U/G लगता है, आने में भी U/G लगता है। टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ एसेंट, और वो होता है कितना 2U/G। सब बात आपको बताए थे। तो यहां से समझ में आ गया कि सर टाइम ऑफ डिसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या स्पीड। इसका मतलब TD1/T2 क्या हो जाएगा U1/U2, और U1/U2 पहले से दिया हुआ 2:3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2:3। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आप प्लीज इससे रही हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या कि 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस MA एंड MB, 2 बॉल है अलग अलग मास है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट हाइट, उसको 2 अलग अलग ऊंचाई पर से गिराया है। पहला हाइट A है और दूसरा हाइट B है। सवाल वाला बोला है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 2 टू कवर दिस डिस्टेंस, कितना समय लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसका रेशियो निकालना है दोनों बॉल के लिए। पहला ऑप्शन A/B, दूसरा ऑप्शन B/A, तीसरा ऑप्शन √A/√B, और चौथा ऑप्शन √B/√A। ये सवाल AIPMT 2006 में आया है। एक बार आप प्लीज पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। ठीक, हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करें। देखिए, इस सवाल को बस कराने का यह मकसद था कि जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं, अगर आपको वो बात डायरेक्टली याद रहेगा तो पॉइंट सेकंड में आपका सवाल आंसर आ जाएगा। क्या हम आपको बताए थे, फिर से याद दिलाते हैं। हम बोले थे कि कोई बॉल को, जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड है और किसी बॉल को h हाइट पर से हम गिराए हैं, ठीक, या सिंपली स्मॉल h मान लेते हैं, स्मॉल h हाइट पर से गिराए। कॉन्सेप्ट बस आपको याद है तो पॉइंट सेकंड का काम है। किसी h हाइट पर से हम इसको गिराए, ठीक। अच्छा, अब हम आपको बताए थे कि किसी भी बॉल को अगर हम h हाइट पर से गिराएंगे तो हम आपको बताए थे कि उस केस के लिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो आप निकाले भी थे टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = ut प्लस का हाफ AT², u को 0 करना है, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाले थे। और आप बोले थे कि सर उसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, टाइम लगेगा नीचे आने में √2h/g। और हम आपको ये बात याद रखने के लिए भी बोले थे। बस सिंपल सी बात है कि अगर किसी बॉल को किसी हाइट पर से गिराया गया है तो टाइम कितना लगता है √2h/g। अगर आपको ये बात पता था तो आप पॉइंट सेकंड में कर ले जाओगे, वरना आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, S = ut प्लस का हाफ AT², u को 0 बनाओ, उसके बाद जो भी है टाइम वो वापस से क्या आ जाएगा √2s/g, या फिर आप बोलो √2h/g। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं सवाल को, तो हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव तरीका से सॉल्व करें, पॉइंट सेकंड में आंसर निकाले, ठीक। अच्छा, आप बताइए दोनों बॉल के लिए जो है मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, भले डिफरेंट मास है लेकिन टाइम तो डिपेंड नहीं करता है मास पे। आपको पता है, जैसे छोड़ो दोनों ऑब्जेक्ट को, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वो सवाल वाला बोला भी नहीं है कि कुछ एयर रेजिस्टेंस के बारे में, इसका मतलब दोनों सेम टाइम पर गिरेगा। बढ़िया। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हाइट के। देखो जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, रूट भी सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा √h के। तो आप बताओ T1/T2 क्या हो जाएगा √, पहला वाला हाइट कितना है, सवाल वाला दिया हुआ है A, अच्छा, बटे का दूसरा वाला हाइट कितना है सर, सवाल वाला दिया हुआ है B। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा √A/B, जो कि ऑप्शन नंबर C है। सिंपल सी बात है, किसी भी बॉल को अगर आप h हाइट पर से गिराए हो तो उसको समय कितना लगता है ग्राउंड पर आने में, T = √2h/g। और वहां से पता चला कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब टाइम का जो रेशियो होगा वो रूट में हाइट का रेशियो होगा। तो हाइट A और B दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा √A बटे का √B, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है, ठीक।
क्लियर है बात? तो आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u। ठीक, एक कोई बॉडी था, उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। बढ़िया। इट पासेस 3 पॉइंट a, b, c इन इट्स अपवर्ड जर्नी विथ वेलोसिटी u/2, u/3, u/4 रेस्पेक्टिवली। अब जब ये बॉडी u से ऊपर जा रहा था तो 3 पॉइंट से वो पास किया, a, b और c। जब a पर था तो u/2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, जब b पर था तो u/3 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, और जब कहां पर पहुंचा, c पर पहुंचा तो वो u/4 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इसका वेलोसिटी घट रहा है, इसके पीछे का कारण क्या होगा? सर इसके पीछे का कारण होगा कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो बॉडी का वेलोसिटी वो घटाएगा ही घटाएगा। बढ़िया बात है। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब ए बी बटे बी सी आपसे पूछा गया है दोनों का रेशियो। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 10/7 और चौथा ऑप्शन 20/7। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जो बोला गया है सिचुएशन उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। सवाल वाला बोल रहा है क्या, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक, चलो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, और छोटा सा ग्राउंड बनाओ, इतना बड़ा नहीं बनाना है। चलो छोटा सा ग्राउंड है और यहां पर ये कोई बॉडी है, मान लिए हम बॉल है। ठीक, अब ये बॉल जो है उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक, अब ये 3 पॉइंट से गुजर रहा है। मान लेते हैं यहां पर पॉइंट A है, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट B है और मान लेते हैं यहां पर पॉइंट C है। तो जब इस पॉइंट पर ये था तब इसके पास वेलोसिटी कितना है, u/2। अच्छा, जब ये B पॉइंट पर है तब इसके पास वेलोसिटी है u/3, और जब ये C पॉइंट पर है तब इसके पास वेलोसिटी है u/4। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? जब ये A पॉइंट पर है तब इसके पास वेलोसिटी u/2 है ऊपर की तरफ, जब ये B पॉइंट पर है तब इसके पास वेलोसिटी u/3 है ऊपर की तरफ, और जब ये C पॉइंट पर है तब इसके पास वेलोसिटी u/4 है ऊपर की तरफ। जो सवाल वाला बोला है हम एज इट इज बना दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि AB बटे BC, मतलब ये और ये डिस्टेंस निकाल दो। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं इसको h ऑफ AB, मतलब जो भी हाइट होगा उसको AB मान लिए और इसको मान लिए हम क्या, h ऑफ BC। तो मेरा बस इतना सा काम है कि हमको h ऑफ AB बटे का h ऑफ BC निकालना है। इतना सा काम हमको करना है। ठीक, मतलब दिस बटे दिस निकालना है। बढ़िया बात है, क्लियर है? अच्छा, अगर हम आपसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है g, यहां पर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है g, और यहां पर भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है g। बढ़िया बात है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरा डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। तो हम अपने मन से मान लिए क्या कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो बाय डिफॉल्ट नीचे का डायरेक्शन निगेटिव। बढ़िया बात है, क्लियर है? चलिए हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? सर टाइम का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम HAB निकालना चाहते हैं तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी मान करके हम ये निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, v² = u² प्लस का 2as। आई होप कि सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना होगा। ठीक, चलिए हम ए से, अब हम इस कहानी में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि सवाल वाला भी इंटरेस्टेड नहीं, हमको ए से बी और बी से सी का कहानी में इंटरेस्टेड है। बोल भी रहा है, देखिए ना कि रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए बी। ठीक, ए और बी के बीच में कितना सेपरेशन है, मतलब HAB बता दो, एंड बी एंड सी, मतलब बी और सी के बीच में कितना सेपरेशन है, दोनों का रेशियो बता दो। कहने का मतलब ये सेपरेशन बटे ये सेपरेशन निकालना है, दिस वन। ठीक, चलिए हम ए से बी का कहानी आपसे पूछते हैं। जब अपना बॉल ए से बी पर गया है तब इस इक्वेशन को लगाएंगे। तो जब आपका बॉल ए से बी पर गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, u/3। तो हम बोलेंगे v² इज इक्वल्स टू u क्या है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, जो कि है u/2 का स्क्वायर
प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का g, का कि नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव लिए है, और हाइट कितना है एच ए बी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 9 माइनस का u स्क्वायर बाय 4 बराबर माइनस का 2g इंटू एच ऑफ ए बी। क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आप एलसीएम लोगे तो नीचे में हो जाएगा 36 और ये 4, ये हो जाएगा माइनस का 5u स्क्वायर बराबर का माइनस का 2g इंटू एच ऑफ ए बी। ठीक, माइनस से माइनस गया, बात समझ पा रहे हैं? इसका एलसीएम लिए तो 36, 4u स्क्वायर माइनस का 9u स्क्वायर मतलब माइनस का 5u स्क्वायर बराबर का ये 2 को नीचे लेकर आएंगे 2g को, तो यहां से हमको एच ए बी आ गया कितना 5u स्क्वायर बटे का 2 इंटू 36 मतलब का कितना हो गया बाबू 72 इंटू का g। ये हमारा इक्वेशन 1 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सब कुछ दिख भी रहा होगा, सब कुछ स्पष्ट होगा। बढ़िया, सब कुछ स्पष्ट। कैसे आया, समझ में आया? 5u स्क्वायर तो पहले से था, 2g को नीचे लेकर आएगा तो 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72 इंटू का g। तो एच ए बी आ गया, इतना हमको एच बी सी आ जाए काम हो जाएगा। एच बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बी से सी तक में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना पड़ेगा। करते हैं सर। बी से सी में वापस से v स्क्वायर, अब जो है c हमारा फाइनल पॉइंट है और b हमारा इनिशियल पॉइंट है। v कितना है सर, u/4 का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी यहां पर सर u/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन माइनस का g इंटू का हाइट कितना है h ऑफ बी सी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको करोगे तो आप हो जाएगा u स्क्वायर बाय 16, इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का u स्क्वायर बाय 9 बराबर का माइनस का 2 इंटू जी इंटू एच ऑफ बी सी। ठीक, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो नीचे में आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 144, ये हो जाएगा माइनस का 7u स्क्वायर बराबर माइनस का 2g इंटू एच ऑफ बी सी। ठीक, सिंपल मैथ है सर। एलसीएम लोगो तो 144, 9u स्क्वायर माइनस का 16 स्क्वायर माइनस का 7u स्क्वायर। ठीक, ये से ये गया, 2g को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो h ऑफ bc कितना आ गया सर 7u स्क्वायर बटे का 144 इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 288g। तो h ऑफ bc आपको कितना आ गया सर, h ऑफ bc आ गया आपको कितना 7u स्क्वायर बटे का 144 इंटू का 2g मतलब 288g। ठीक, अब आपको बताओ बाबू, एच ए बी पता है, एच बी सी पता है, सवाल वाला पूछा है एच ए बी बटे का एच बी सी। रखो, देखो एच ए बी बटे का एच ऑफ बी सी। ठीक, चलिए एच ए बी रखते हैं, ऊपर वाला देखिए 5u स्क्वायर बटे का 72 इंटू जी। नीचे वाला रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 7u स्क्वायर और 288g इधर की तरफ चल जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, g से g गया, 72 से 4 बार में गया तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और नीचे में क्या बच गया 7, 20 बटे 7। तो इसका मतलब हमारा जो एच ए बी बटे का एच बी सी आ गया, कहने का मतलब 10 बटे 10 जो आ गया वो आ जाएगा 20 बटे 7। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आगे भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका से पूछा गया, आप देखोगे, आप जब सवाल करा रहे होंगे तब आप देखोगे। इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, कल के दिन अगर आपसे पूछ देता एच बी सी बटे का एच ए बी तो इसको बस उल्टा कर देते 7/20। तो आप प्लीज डेटा को सही तरीका से पढ़िएगा, आपसे सवाल एग्जैक्टली क्या पूछा गया है उसके बेसिस पर ही आप जवाब दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आगे सवाल बढ़ाते हैं। आप जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह सवाल प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म, कुछ ऊंचाई पर से बॉल को ड्रॉप किया गया है, t बराबर 0 टाइम, t बराबर 0 पर ड्रॉप किया गया है और उसको रेस्ट से गिराया गया। स्वाभाविक सी बात, अगर उसको ड्रॉप किया गया है तो रेस्ट से ही गिराया गया होगा। ठीक, आगे आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद, ध्यान दीजिएगा 6 सेकेंड के बाद अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म विथ स्पीड विद। फिर 6 सेकंड के बाद हम दूसरा बॉल को गिराएं, लेकिन इसको इस बार कुछ ना कुछ स्पीड दे के फेंके हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो 2 बॉल मीट एट t बराबर 18 सेकेंड, मतलब
क्या कि 18 सेकंड के बाद दोनों बॉल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मान लीजिए जी बॉल, मान लीजिए पहला बॉल जो होगा यहां तक आया होगा, 6 सेकंड के बाद इसको फेंका गया तो कुछ ना कुछ स्पीड दे के फेंका गया तो जल्दी आएगा ये नीचे। जल्दी आने की वजह से क्या 18 सेकंड के बाद, शुरू से लेकर अभी तक में 18 सेकंड के बाद जो है दोनों बॉल मिट कर गया है। तो आपको पूछ रहा है कि भी का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन 25 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा 75 और चौथा 105। ठीक, एक बार आप ट्राई करें फिर जाके। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखना है हम लोग को। क्लियर है? आप एक बार ट्राई करें फिर जाके मैं आपको बताता हूं सवाल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को ट्राई किए होंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक, और कोई ऊंचाई पर से बॉल को फेंका गया है। मान लेते हैं ये कोई टावर है, यहां पर से बॉल को फेंका गया है। तो एक बॉल तो ए मान लिए जिसको t बराबर 0 पर फेंका गया है। तो t बराबर 0 पर जब इसको फेंका गया तो इसका u बराबर 0 है, मतलब इसको रेस्ट से फेंका गया है। सवाल वाला खुद बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। ठीक, अच्छा 18 सेकंड के बाद मान लेते हैं t बराबर 18 सेकंड पर, t बराबर 18 सेकंड पर ई बॉल यहां पर पहुंचा हुआ है ए। ठीक, दूसरा बॉल है b जिसको t बराबर 6 सेकंड पर फेंका है। ध्यान से समझिएगा एक बात को, t बराबर 6 सेकंड पर इसको नीचे की तरफ फेंका गया। और किससे फेंका गया? इस बार कुछ वेलोसिटी बोल रहा है u है, बोल रहा है v, तो सर v वेलोसिटी से फेंका है। ठीक, इस t बराबर 0 पर से पहला बॉल को फेंका गया, रेस्ट से नीचे गया और b बॉल को 6 सेकंड के बाद फेंक रहा, तो 18 सेकंड पर b भी यहीं पर कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, और दोनों आपस में टकरा जाएगा। ऐसा सवाल वाला बोल रहा है क्या? देखिए कि आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, वहीं पर से विथ स्पीड भी दी टू बॉल मिट, दोनों मिल जाता है 18 सेकंड के बाद। तो आपको बताना है भी का वैल्यू। ठीक, अब हमको बताइए, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ए और बी चला है h डिस्टेंस। टावर का इतना दूर का हाइट को मान लिए h डिस्टेंस चला है। ठीक, अब यहां से यहां h डिस्टेंस ए बी आया है और यहां से यहां बी भी h डिस्टेंस आया, तभी तो दोनों मिलेगा। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। बढ़िया, तो इसका मतलब ये है कि इस h डिस्टेंस को कवर करने में a को कितना समय लगा है? सर 0 से लेकर 18 सेकंड तक यहां आया है, इसका मतलब a को 18 सेकंड लगा है। बढ़िया बात है। अब हम बोलेंगे इस h हाइट को कवर करने में b को कितना समय लगा है? तो 6 सेकंड पे फेंका गया था, 18 सेकंड पे जाके मिल गया। इसका मतलब b पूरा 18 सेकंड नहीं चला है, 6 सेकंड के बाद तो फेंका गया है ना। इसका मतलब b जो है 12 सेकंड के बाद यहां पहुंचा है। यही सवाल में समझना था क्या कि सर a को यहां से यहां आने में, फ्रॉम हियर टू हियर, a को आने में 18 सेकंड लग रहा है और b को सिर्फ 12 सेकंड लग रहा है। कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के फेंका गया था तो जल्दी पहुंच जाएगा, 12 सेकंड लग रहा है यहां पर। यह बात समझना था। ठीक, अच्छा कोई दो चीज मिट करेगा उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए मान लेते हैं हम a के लिए पहले लिखते हैं। तो a कितना डिस्टेंस कवर किया? h। सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। मान लीजिए आप नीचे की तरफ का डायरेक्शन को पॉजिटिव का है कि सब कुछ नीचे में ही हो रहा है, तो हम अपने मन से मान लिए तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला नेगेटिव। आप नेगेटिव भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस नेगेटिव आएगा, काटना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक, तो h बराबर, हम अगर आपसे सिर्फ a का बात कर रहे हैं तो h बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। u तो h का बेचारा का 0 है। बढ़िया, आगे अगर हम आपसे b का बात करेंगे तो b भी डिस्टेंस सेम ही चला है, लेकिन इस बार क्या होगा? u इसके पास कुछ ना कुछ है और टाइम कितना है जो भी टाइम है देख लेंगे, प्लस का हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। प्लस जी क्यों लिख रहे हैं? कि नीचे का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चले। बढ़िया बात है। और दोनों का हाइट ये है बी के लिए है और ये है ए के लिए, और दोनों सेम हाइट चला, इसलिए डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं, दोनों आपस में इक्वेशन बराबर है। चलिए h बराबर, ये हमको ध्यान दिखिएगा, अगर हम a का बात कर रहे हैं तो हाफ इंटू जी इंटू टाइम, इसको कितना लगा है सर? टाइम लगा है आपको a को यहां से यहां आने में 18 सेकेंड, इसका मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक, g का वैल्यू रखोगे तो रखो, g का वैल्यू अपने मन से 10 रखो, जब सवाल वाला नहीं बोला तो अपने मन से 10 रखो। बढ़िया, ये हो जाएगा vt प्लस का हाफ इंटू जी, 10 इंटू टाइम। b को कितना समय लगा है यहां से यहां आने में? सर 12 सेकेंड। क्यों? कहे कि 6 सेकेंड के बाद फेंका गया, ये बात को समझना था। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। बढ़िया बात है। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर बराबर है तो हम यहाँ 2 से 5 बार में काटे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 का स्क्वायर 324 बराबर
v इंटू टाइम, सर टाइम तो यहाँ हम पहले बोल दिए 12 सेकेंड, तो ये लिखो 12, ठीक। तो ये हो जाएगा 12v प्लस का 2 से 5 बार में गया 5 इंटू का 12 का स्क्वायर 144। आई होप इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए 12v बराबर 12v बराबर, इसको इधर जैसे लेकर आएगा तो 5 तो कॉमन हो गया, तो 324 में आपको 144 घटाना है, तो 4 में 4 0 और आई थिंक 180 हो जाएगा, ठीक। आपको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, उसमें समय बर्बाद होगा। डायरेक्ट आप 5 कॉमन देख रहे हैं, 5 कॉमन ले लिए 324 में, दोनों को घटाना है, इसको इधर ला रहे हैं, तो 5 कॉमन लिए 324 में 144 घटा गए 180 आ गया, गुना कर दो 5 से, खत्म बात। 12 से ये कितना बार में जाता है, तो 12 एक बार में 15 बार में जाता है, तो 15 गुना 5 कितना होता है 75, तो v का वेलोसिटी कितना आ गया, v बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका बॉल को 75 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से फेंका गया होगा, तब जाके वो 18 सेकंड के बाद दोनों टकरा जाएगा, और ए को चलना पड़ा है पूरा का पूरा 18 सेकंड। क्यों? कहे कि टी बराबर 0 पे फेंका गया और टी बराबर 18 पर ए एच हाइट कवर किया है, लेकिन बी को टी बराबर 6 पे फेंका गया है, लेकिन टी बराबर 18 पे भी ये यहाँ पर है, दोनों एक साथ है एच हाइट पर। इसका मतलब बी को सिर्फ 12 सेकंड लगा है वहां पर आने में। बस इस बात का एनालाइज करते हुए हम अपना आंसर निकाल लिए। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, क्लियर है। अच्छा, यहां पर दोनों का डिस्टेंस बराबर क्यों है? कि सर जितना दूर ये चलेगा उतना ही दूर इसको चलना पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा डिस्टेंस तो मिल ही नहीं पाएगा। तो जितना दूरी हम चले हैं उतना दूरी दूसरा को भी एक समय पर चलना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मिल पाएंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिनसे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जनरली क्या होता है कि जब इस तरह का सवाल आपको पेपर में दिखता है, मे बी इम्पॉसिबली की डायग्राम बना हो, अजीब तरह का ऑप्शन लिखा हो, तो हम दिमाग लगाना पसंद नहीं करते और हम उसको आगे स्किप कर देते हैं। हो सकता है कि आप उस मोमेंट में शायद सही डिसीजन लिए हो, लेकिन अगर आप शायद पढ़ोगे सवाल को तो आपको लगेगा कि बस ये सब तो डराने के लिए बनाया हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान होता है सवाल। उसी तरह का कैटेगरी में एक सवाल ये है। सवाल क्या मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि फ्रिक्शनलेस वायर है ए बी, एक वायर है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब है स्मूथ वायर है, ठीक है, किसी भी रूप का फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक। ए बी वायर है, फिक्स ऑन ए स्पेरिकल स्पेयर ऑफ रेडियस आर, उस वायर को फिक्स कर दिया गया और स्पेयर है और स्पेयर का रेडियस आर है, ठीक। आगे ए वेरी स्मॉल स्पेरिकल बॉल स्लिप ऑन दिस वायर, ये देखिए आप बॉल है यहाँ पर और ये बॉल जो है स्लिप कर रहा है ए बी वायर में, ठीक, ए से बी की तरफ आ रहा है। द टाइम टेकन बाय द बॉल, इस बॉल को कितना समय लगेगा ए से बी स्लिप करने में, मतलब ए से बी आने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, टाइम 2 अंडर रूट में जी आर बटे का कॉस थीटा लगेगा, थीटा यहां पर ये है एंगल, ठीक है। अच्छा, या टाइम 2 अंडर रूट में जी आर इंटू का कॉस थीटा बटे का जी, या टाइम 2 अंडर रूट में आर बाय जी लगेगा, या टाइम जी आर बाय अंडर रूट में जी कॉस थीटा लगेगा। एक बार आप अपना दिक्रम भिराइए, दिमाग चलाइए, फिर जाके हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को अपने तरीका से सोचे होंगे और ट्राई किए होंगे, बढ़िया बात है। अच्छा, अब हम आपसे एक छोटा सा बात पूछते हैं, क्या कि आप हमको बताओ कि अगर आप इधर की तरफ चल रहे होते हैं तो आपके पास वेलोसिटी नीचे की तरफ है, सॉरी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कोई फर्क नहीं, मतलब आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन का आप एक्सेलरेशन पे कंसंट्रेट करोगे। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि सर एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है अर्थ की तरफ, और वो क्या होता है जी, बढ़िया बात है। तो हम बोलेंगे एक काम करो, हमको तो एक्सेलरेशन इस ए बी लाइन के अलोंग चाहिए, क्या है कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन ए बी लाइन के अलोंग लिखना है। ऐसे आगे जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपोनेंट हम लोग एक्सेलरेशन का लेना पड़ेगा हमको, मतलब कंपोनेंट हम लोग एक्सेलरेशन का लेते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो हम बोलेंगे एक काम करो, ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा सर, ये एंगल भी थीटा का है। कि ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल, बिकॉज काहे कि सर ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा,
बात समझ में आया? सर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा जी, लेकिन मेरा मोशन ए बी नीचे की तरफ नहीं है, मेरा मोशन है ए बी के अलोंग, तो हमको एक्सेलरेशन भी ए बी के अलोंग चाहिए। उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि देखो बाबू ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो सिमिलरली ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक्सेलरेशन है अर्थ का नीचे की तरफ डायरेक्टली लगता है, जी है इस तरह से नीचे दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर का है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक, अच्छा तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, आपको वेक्टर में पढ़ाए तो इधर की तरफ हो जाएगा जी कॉस थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा जी साइन थीटा। तो हमको इधर की तरफ का एक्सेलरेशन में हम इंटरेस्टेड है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा जी कॉस थीटा। अब आगे अपना काम हो जाएगा। मोशन बिकॉज मेरा ए बी के अलोंग है, इसलिए हमको एक्सेलरेशन ए बी के अलोंग चाहिए, और ए बी के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस थीटा। जी नहीं है, जी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू ए बी कितना हो जाएगा, ये वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे ए से बी का मोशन के लिए, तो हम आपको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, लगाते हैं। एस कितना है सर, ए बी, काहे कि डिस्टेंस ए बी ही कवर करना है। एस यू, काहे कि स्लिप किया गया है, इसका मतलब u इंटू टी, और u तो जीरो होगा, काहे कि u के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सवाल में, और आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा तो पक्का है कि वो ड्रॉप करने वाला सिचुएशन ही है, उसको रेस्ट से छोड़ा गया होगा तब वो स्लिप कर रहा है। ठीक, तो u जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां कितना है सर, जी नहीं, जी कॉस थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। सर टाइम ही तो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है, तो यहां से हमको पता चल गया कि सर ए बी बराबर हो जाएगा जी कॉस थीटा इंटू का टी स्क्वायर बटे का 2। ये हमारा इक्वेशन 1। आई होप समझ में आया होगा आपको बात। हम ए बी के अलोंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, डिस्टेंस हमारा बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो ए बी है, तो S ये हो गया, यू टी स्लिप किया गया है, इसका मतलब क्या है कि रेस्ट से छोड़ा गया होगा, u तो जीरो हो गया, तो ये पूरा चीज जीरो हो जाएगा, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग ए बी, का है कि मोशन ए बी के अलोंग हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अलोंग ए बी कितना है, निकाले हम जी कॉस थीटा इंटू का टाइम का स्क्वायर। टाइम ही तो हमको एग्जैक्टली निकालना है, देखिए टाइम टेकन टी ही हमको निकालना है, बढ़िया बात है। अगर ए बी पता चल जाएगा तो काम हो सकता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th या 10th में आप सर्कल पढ़े होंगे शुरुआत के दौर में, ठीक, तो आपको पता है क्या, एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कल में कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। आप देखो ये बीचों बीच दो गो रेडियस निकला, तो ये वाला जो अगर हम इसको टच कराएंगे ऐसे करके, ये तो ये कितना एंगल होगा सर, ये 90 डिग्री एंगल होगा। बात समझ में आ गया? ये रेडियस है, ये एंगल जो है ये वाला एंगल है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। देख लो ना, आधा सर्कल है, आधा सर्कल को ही तो सेमी सर्कल बोलते हैं, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करना था। अब देखिए हम ट्रायंगल को पकड़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम आपसे ए बी सी ट्रायंगल में, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखने के लिए बोले, ये आपका थीटा है, तो आप बोलिएगा सर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बटे का हाइपोटेनियस। ये थीटा है, इसका मतलब बेस ए बी हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गया सर, हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा, कौन सा हाइपोटेनियस हो जाएगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, और ये है हमारा हाइपोटेनियस जो कि r प्लस r 2r है। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर बेस जो कि हमारा ए बी है बटे का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। बढ़िया बात है, ए बी को ए बी ही रहने दो। ए सी का वैल्यू कितना होगा सर, यहां से लेकर यहां तक आर, यहां आर, इसका मतलब आर प्लस आर कितना, 2r। बढ़िया बात है। तो ए बी बराबर क्या आ गया सर, ए बी बराबर आ गया 2r कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि ए बी बराबर 2r इंटू कॉस थीटा, मतलब ए बी बराबर 2r कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। ए बी का वैल्यू 2r कॉस थीटा डायरेक्टली हम उठा करके यहां रख देते हैं, तो हम लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिएगा ए बी की जगह क्या लिख रहे हैं, 2r कॉस थीटा, 2r कॉस थीटा बराबर का ए बी, ठीक, बराबर का क्या, जी कॉस थीटा इंटू का टी स्क्वायर बटे का 2।
बढ़िया बात है। cos थीटा भाई साहब से cos थीटा भाई साहब चलेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4r बटे का g बराबर का टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 2r पहले से था, 2 इधर आ गया तो 2r इंटू 2 क्या हो जाएगा 4r, और ये g नीचे आ गया 4r बचेगा d बराबर का टी स्क्वायर। बढ़िया, तो t बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4r बटे का g। क्या हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, आप 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा r बाई जी। आई थिंक हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखो सवाल कितना पेचीदा लग रहा था, अजीब लग रहा था, कठिन लग रहा था, लेकिन आंसर कितना प्यारा आया, t बराबर अंडर रूट में 2r बाई जी। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखिए मोशन ए बी के अलॉन्ग हो रहा है, तो हमको जो मोशन ए बी के अलॉन्ग हो रहा है इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन जो लगेगा वो ए बी के अलॉन्ग का एक्सेलरेशन लगेगा। तो हमको पता है कि अर्थ जी से नीचे की तरफ खींचता है, तो ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जी cos थीटा जी साइन थीटा, तो अलोंग ए बी एक्सेलरेशन कितना है जी cos थीटा। खत्म बात। आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ए बी के अलोंग, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है ए बी स्लिप किया गया है, इसका मतलब रेस्ट से छोड़ा गया होगा, u 0 हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग ए बी जी cos थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू आ गया जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर बटे का 2। बढ़िया बात है। अब हम बोले एंगल इन ए सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री होता है, जैसे इसको ज्वाइन किए तो एंगल इन ए सेमी सर्कल मिल गया और ये 90 डिग्री होगा। बढ़िया, तो अब एबीसी ट्रायंगल में ये 90 है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बटे का हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है हमारा ए बी, cos थीटा कहाँ गया, बेस क्या है हमारा ए बी बटे का हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए सी। ए बी को ए बी रहने दो, ए सी को क्या लिख सकते हैं आर प्लस आर 2r, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2r cos थीटा। ए बी का वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट करो, cos थीटा से cos थीटा कट गया, 2r इंटू 2 क्या हो जाएगा 4r बटेगा जी, तो t बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4r बटेगा जी, 4 को बाहर निकाल लो, 2 इंटू अंडर रूट में r जी, हमारा आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार आप प्लीज इसको, जिनसे नहीं हुआ खास करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सवाल एम्स 2005 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है कि व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ वेलोसिटी v नॉट, किसी बॉल को v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट h, वो ज्यादा से ज्यादा h हाइट तक पहुंच सकता है। ठीक, इफ वन विश टू ट्रिपल दी मैक्सिमम हाइट, अगर किसी को इच्छा हो गया कि हम h नहीं 3h तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं, तो देन बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी, तो उसको किस वेलोसिटी से इनिशियली बॉल को फेंकना पड़ेगा। पहला ऑप्शन √3 v नॉट, दूसरा ऑप्शन 3 v नॉट, चौथा ऑप्शन 9 v नॉट और पांचवा ऑप्शन 3/2 v नॉट। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को जरूर ट्राई किए होंगे। सवाल को मैं अब आपके लिए अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि सवाल को गोली मारो। हम आपसे बस इतना बात पूछेंगे कि हम आपको अब तो रटा रटा के थक चुके हैं सर, अगर मान लो किसी भी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसका मैक्सिमम हाइट आपको क्या बताए थे सर? आप ही बताए थे सर u²/2g। और आई थिंक इससे आज का जो लेक्चर का पहला सवाल था यहीं से शुरू हुआ था। ध्यान से देखिएगा, क्या बोले किसी भी बॉल को अगर हम u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट u²/2g पहुंचेगा। ठीक, बढ़िया बात है। इसका मतलब यहां पर u से नहीं फेंका गया, यहां पर v नॉट से फेंका गया है, तो u के जगह v नॉट करो तो ये भी क्या हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर बटे का 2g। इसका मतलब जो h मैक्स अपना आएगा इस बार वो आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर बटे का 2g। और अगर हम स्पष्ट से लिखे तो हमसे पूछा गया है दुगुना करना है, तिगुना करना है, जो भी करना है, रेशियो पूछा गया है। इसका मतलब h मैक्स जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट का स्क्वायर होगा। बढ़िया बात है। अब सवाल खत्म हो गया। पहला केस में कितना हाइट फेंका गया है, पहला केस में h हाइट पहुंचा है, तो
तो पहला केस में h हाइट पहुंचा है। दूसरा केस में क्या कर रहा है, ट्रिपल दी मैक्सिमम हाइट, इस बार 3h पहुंचाना चाह रहा है। बढ़िया। रेशियो वेलोसिटी का तो ये हो जाएगा पहला केस में v नॉट का स्क्वायर, दूसरा केस में पूछा गया किस वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तो लेट से हम v डैश वेलोसिटी से पूछ रहे हैं, लेकिन उसका भी तो स्क्वायर ही होगा। काहे कि मैक्सिमम हाइट जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होता है, या आप समझ लो रेशियो जब भी आएगा तो मैक्सिमम हाइट का इस सिचुएशन में v स्क्वायर के जो भी वेलोसिटी से फेंका गया होगा उसका स्क्वायर के बराबर आएगा। तो पहला केस में हाइट h है और वेलोसिटी v नॉट से फेंका गया, तो दोनों को पहला पहला लिख दिए। बढ़िया। दूसरा केस में हाइट को क्या बोल दिया है सर, इफ वन विशेष टू ट्रिपल दी मैक्सिमम हाइट। दूसरा केस में हाइट को क्या है, 3 गुना कर दिया गया है, तब आपसे पूछा गया वेलोसिटी। तो हम बोल रहे हैं मान लो थोड़ा देर के लिए v नॉट, अभी थोड़ा देर में निकल जाएगा v नॉट का क्या हाल समाचार है। चलिए आगे, h से हट गया तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर v नॉट बटे का v नॉट बटे का v डैश का होल स्क्वायर। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1/3 बराबर v नॉट बटे v डैश का होल स्क्वायर, हमको v डैश निकालना है। ठीक, स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा सर 1/√3 बराबर का v नॉट बटे का v डैश। ठीक, स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 और √1 का मतलब 1 ही, बटे का √3 बराबर v नॉट बाय v डैश। v डैश क्या आ जाएगा सर मेरा, v डैश इंटू 1, ये v डैश आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा √3 v नॉट। इसका मतलब अगर आपको 3 टाइम्स हाइट चाहिए या ट्रिपल हाइट चाहिए तो आपको √3 v नॉट से आपका बॉल को फेंकना पड़ेगा, तब जाके वो 3h हाइट अटेंड करेगा इस सिचुएशन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला ही आंसर आ गया। क्लियर है बात, सिचुएशन समझ में आया। वरना तो आप सिंपली क्या करो सर, यहां पर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा कि टाइम इन्वॉल्वमेंट है नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as और v को 0 करो, काहे कि मैक्सिमम हाइट पहुंचना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगा और उसके बेसिस पर सॉल्व करो। वरना आपको अगर बस इस बात का ध्यान है, जो आपको हम बार बार स्टेटमेंट लिखा के रटा के बैठ चुके हैं, आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना बार आ चुका है, अगर आपको स्टेटमेंट बस पता हो, इतना तो आपको समझाने के लिए सर लिख रहे हैं। हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है v नॉट के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शन में चलेगा, तो इसका मतलब h बटेगा 3h बराबर दिस का स्क्वायर बटेगा दिस, ये इसको निकालना है तो डायरेक्टली कट के 1/√3 इंटू दिस आ गया, खत्म। बात समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत जल्दी से चीज को टैकल कर सकते हो। आप नोट कीजिए, फिर जाके हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल बोल रहा है क्या, ए बॉडी ए इज थ्रोन अप वर्टिकली फ्रॉम ए ग्राउंड। एक कोई बॉडी ए है, उसको जमीन से ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक, ऊपर की तरफ, विथ वेलोसिटी v नॉट, उसको v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है। एंड अनदर बॉडी इज सिमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, और उसी मोमेंट में दूसरा बॉडी एक b है जिसको ऊपर से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और h हाइट पर से उसको ड्रॉप किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक को फेंका गया और उसी समय में उसी h हाइट पर से दूसरा को ड्रॉप किया गया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दोनों मीट कर जाएगा। और आपसे वही बात पूछा गया है कि दे मीट एट ए हाइट h/2। जब ये h/2 गया, वो भी h/2 नीचे आया, तो दोनों h/2 हाइट पर जाके दोनों मिल गया है। क्लियर है। तो आपको बोल रहा है कि अगर मिला है तो v नॉट का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन √GH, दूसरा ऑप्शन √2 में 2GH, तीसरा ऑप्शन ½ में GH और चौथा ऑप्शन 2G बटे का h में √। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। एक बार आप प्लीज ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से पॉज करके सवाल को ट्राई किए होंगे। सवाल क्या है मैं आपके लिए अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, प्लीज आप बात को ध्यान से समझिएगा। सवाल आसान है, बस सिचुएशन क्या है, कैसे है, उस बात को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बात है क्या कि दोनों का दोनों बॉल मीट कर जाएगा, दोनों का दोनों बॉल मीट कर जाएगा। मान लीजिए क्या कि हम, जैसे मान लीजिए इस जगह से हम निकले हैं और इस घर से आप निकले हो, ठीक है। तो दोनों आदमी बोले कि एक समय में जब दोनों आदमी निकले हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों आदमी 20 मिनट के बाद मिलेंगे। कहने का मतलब
7 बजे में अगर दोनों आदमी घर से निकले हैं तो 20 मिनट के बाद मिलेंगे, इसका मतलब 7:20 में आपको भी यहां होना चाहिए और 7:20 में हमको भी यहां होना चाहिए, तभी जाके मीट करेंगे। ठीक, सिंपली बात आप याद रखिएगा कि मीटिंग के लिए आपका टाइम सेम लेना होगा। क्लियर है? फॉर मीटिंग टाइम शुड बी सेम। ठीक, पहला बात। अब क्या है कि सिचुएशन क्या है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला बात बोल रहा है कि आपके पास एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर से एक बॉल को फेंका गया है। ये बॉल कौन सा है बॉल सर? सवाल वाला बोल रहा है ए बॉल है, इसको थ्रोन अप वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी v0। लो भाई, v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, फेंक दिए, बढ़िया बात है, चलते गया ऊपर। आप बोल रहा है कि अनदर बॉडी बी या अनदर बॉल बी इज सिमिल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। जमीन से h हाइट पर से एक बॉल बी है या बॉडी बी है जिसको ड्रॉप किया गया, तो हम बोल दिए लो भाई u बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, एक को फेंका गया v0 से और जस्ट जमीन से h हाइट पर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। ठीक, आगे आप बोल रहा है क्या कि दोनों मिट कर जाता है कब? h/2 हाइट पर। बढ़िया बात है, मान लिए कि हम यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा h/2 है, तो अगर ये पूरा में इतना दूर h/2 है तो इतना दूर भी क्या होगा? इतना दूर भी सर h/2 होगा, h/2। और यहां पर दोनों का दोनों बॉल मिल जाता है, ये a ये b। क्लियर है? छोटा मोटा बात आपसे हम पूछते हैं, a कितना चला तो आप बोलिएगा सर h/2 चला, b कितना चला तो आप बोलिएगा सर नीचे की तरफ h/2 चला। अच्छा, अगर हम आपसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर a का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और b का भी एक्सेलरेशन क्या होगा सर? नीचे की तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सारा बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है, तो बेटर रहेगा कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरा डायरेक्शन को नेगेटिव। तो हम अपने मन से मान लिए क्या कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि मीट करेगा, तो पहला बात तो आपको लिखना है कि फॉर मीटिंग टाइम शुड बी इक्वल, और वो इक्वल टाइम को हम अपने मन से मान रहे हैं t। ठीक, t टाइम पे ई भी यहां पर पहुंचेगा और t टाइम पे ई भी यहां पर पहुंचेगा, तभी जाके बाबू ई दोनों मीट कर पाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि t टाइम में ई यहां पर पहुंचा है, ठीक, और ई टी टाइम में यहां पर पहुंचा है, तो क्या गैप रह ही गया ना, मीट कहां कर पाया? तो टी टाइम में इसको भी यहां पर होना चाहिए और टी टाइम में इसको भी यहां पर होना चाहिए, कि एक साथ दोनों को सिमल्टेनियसली किया गया है, एक को फेंका गया है, एक को छोड़ा गया है। तो टी टाइम में दोनों का दोनों जब यहां पर रहेगा तभी मीट कर पाएगा, वरना नहीं मीट कर पाएगा। ठीक है, जैसे हम बोले क्या कि 20 मिनट के बाद दोनों आदमी मिलेंगे। अब 20 मिनट से पहले, आई थिंक 5 मिनट पहले आपसे कोई मिल गया और आप उससे बात करने लग गए, तो आप शायद 7:20 में अगर वहां पर नहीं रहेंगे तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। हम आएंगे जरूर, लेकिन आपका हम देखेंगे आप नहीं है तो हम निकल जाएंगे वहां से। बात समझ आएगी? तो मीटिंग करने के लिए टाइम मस्ट बी सेम जब साथ में निकला गया है बॉडी। क्लियर है बात? चलिए अब हम आगे सवाल को डील कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से प्यार से समझिएगा। 4a, अगर हम a का बात करेंगे तो हम a में v है, h है, तो हम सबसे बढ़िया बात है कि हम s बराबर ut प्लस का हाफ at² इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए a के लिए s कितना है सर? ऊपर की तरफ है, कितना है s सर? डिस्प्लेसमेंट h/2 है, ऊपर की तरफ का डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे सर h/2 बराबर u कितना है सर a के लिए? v0 इंटू का टाइम t प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का g इंटू का t का स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सर h/2 बराबर v0 इंटू टी माइनस का हाफ g/t²। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है? ए के लिए डिस्प्लेसमेंट h/2 है, ऊपर डायरेक्शन में है, तो ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, प्लस v0 इंटू टी, v0 भी ऊपर की तरफ है तो प्लस का v0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस का g हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बी के लिए आते हैं। 4b
बी के लिए भी वापस से यही इक्वेशन लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जैसे बी के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे तो आप बताइए हमको एक छोटा सा बात कि बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सर बी यहां से यहां आया डिस्प्लेसमेंट, तो वापस से h/2 है, लेकिन नीचे की तरफ आया और नीचे का डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, माइनस का h/2। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ड्रॉप किया गया तो u तो 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का g का है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन को हम निगेटिव लिए हैं, माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। तो अब आप देखिएगा कि सर ये हो जाएगा माइनस का h/2 बराबर माइनस का हाफ इंटू जी का टी का स्क्वायर। ठीक, माइनस से माइनस को खा जाए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का h/2 बराबर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया तो h/2 बराबर हाफ जी टी आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो पहला इक्वेशन क्या मिला, h/2 बराबर v नोट इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन मिला h/2 बराबर का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ कट वगैरह भी रहा है, सब कुछ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात पे आप ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वी नोट का वैल्यू पूछा गया, प्लीज सी दैट, हमसे वी नोट का वैल्यू पूछा गया, और ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में जी और एच के फॉर्म में पूछा गया, मतलब वो टाइम में कोई इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है। ठीक, अच्छा अब देखिएगा यहां पर भी h/2 है और यहां पर भी h/2 है, इसका मतलब अगर आपका देखिएगा ध्यान से, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है h/2, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक, ये भी h/2 बराबर समथिंग दिया हुआ, ये भी h/2 बराबर समथिंग दिया हुआ, इसका मतलब दिस बराबर दिस होगा। ठीक, तो हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सर ये बराबर ये है, इसका मतलब ये पूरा बराबर ये पूरा होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे सर, v नॉट इंटू का t माइनस का हाफ इंटू जी टी स्क्वायर बराबर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, v नॉट का t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जो कि h/2 के बराबर है, और h/2 किसके बराबर है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो दोनों आपस में बराबर। हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लेकर गए तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक, एगो टी से एगो टी चला गया। आप ऐसे डायरेक्टली मैथ में नहीं काटा जाता है, लेकिन यहां पर t बराबर 0 आ जाएगा तो इसलिए दिमाग में लगाना, इसलिए हम गैप कर दिए। तो यहां से t का वैल्यू क्या आया, t का वैल्यू आया v नॉट बाई जी। समझिए बात को ध्यान से, t का वैल्यू क्या आया, v नॉट बाई जी। अगर कल के दिन टाइम के फॉर्म में v नोट का वैल्यू पूछता तो टाइम के फॉर्म में v नोट का वैल्यू क्या हो जाता है, g इंटू टी, लेकिन सवाल वाला v नोट का वैल्यू टाइम के फॉर्म में नहीं पूछा, वो हाइट के फॉर्म में पूछा। आंसर को देखिएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सर t का वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, इसमें चाहे इसमें पुट करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा, सबसे बढ़िया रहेगा कि t का वैल्यू उठा करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। तो हम लिख रहे हैं putting the value of t in equation 2। सब बात आपके लिए लिख रहे हैं कि आपको सारा क्लियरेंस में होना चाहिए। ठीक, आप उठा करके इसमें भी पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं भरोसा है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरा कैलकुलेशन में समय जाएगा सर। अगर मान लीजिए थोड़ा हड़बड़ी में हम कुछ गलती करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, तो बेटर है कि इसको उठा करके इसको कहे कि आसान तरीका से हमको अप्रोच कर रहा है चीज को। तो टी का वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। देखिएगा h/2 बराबर हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या है, वी नॉट बाई जी, मतलब वी नॉट बटे का जी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू जी इंटू वी नॉट का स्क्वायर बटे का जी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एगो जी से एगो जी गया, हाफ से हाफ चला गया, तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया वी नॉट का स्क्वायर बटे का जी। जी इससे मल्टीप्लाइड कर लिए तो वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, जी इससे मल्टीप्लाइड किए तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर जी इंटू एच, और स्क्वायर को इधर ला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जी इंटू एच। तो हमारा जो वी नॉट का वैल्यू आ गया अंडर रूट में जी इंटू एच।
क्लियर है ये बात। टी का स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या है वी नोट बाई जी, यहां पर पुट किए वी नोट का स्क्वायर बटेगा जी का स्क्वायर, जी से जी चला गया, वी नोट 2 से 2 चला गया, वी नोट का स्क्वायर बटेगा जी बराबर का एच, यहाँ जी से मल्टीप्लाई किए जी इंटू एच बराबर का वी नोट का स्क्वायर, वी नोट क्या हो जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूट में जी इंटू एच। क्लियर है बात। तो हम सिंपली क्या किए सर, एच हाइट पर से ड्रॉप किया गया था तो ये h/2 चला, ये भी h/2 चला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किए। हमको अगर टाइम के फॉर्म में पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है वी नोट बराबर जी इंटू टी, लेकिन सवाल वाला टाइम के फॉर्म में नहीं पूछा तो टाइम का वैल्यू निकाल लिए और दोनों में किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमको आसान लगा इसमें पुट करना, हम इसमें पुट किए और हमको आंसर आ गया वी नोट बराबर अंडर रूट में जी इंटू एच। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। इन फ्यूचर भी ये सब सवाल का आने का संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप जरूर इस सवाल को करके जाइएगा। ठीक, जिनसे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको जो स्क्रीन पे है वो दिख रहा होगा। ये सवाल AI-EEE 2002 का है। आई थिंक बहुत बच्चा जो आप देख रहे हैं वीडियो शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे, काफी पुराना सवाल है। तो सवाल पुराना है ये मायने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है, हम बार बार इस बात को बोलते हैं, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम से पहले जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो आप कैसे चीज को पढ़े वो बहुत मायने रखता है। ठीक, हम इतना कुछ पढ़ते हैं और इतना आसान सा बात इस सवाल में पूछ लिया, और आप देखिएगा जनरली कि बहुत बच्चा गलती करेगा। अलग बात है तुक्का मार के आंसर ला दे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप पर्सनली इस सवाल को अटेम्प्ट करोगे तो बहुत बच्चा गलती करेगा। बस इस सवाल में एक छोटा सा बात पूछा है कि आप जो इतना कुछ डिस्प्लेसमेंट बोलते रहते हो कि आप सही में डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो। तो बच्चा जो स्टार्टिंग से लेक्चर बना रहा है, पढ़ रहा है अच्छा से, वो 100% सवाल को कर ले जाएगा। क्योंकि हम सब्जेक्टिव सवाल में भी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत बार इस तरह का इस्तेमाल किए हैं। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है क्या, 2 बॉल A एंड B ऑफ सेम मासेस, 2 बॉल है A और B सेम मास का है, आर थ्रोन फ्रॉम द टावर। ठीक, दोनों को A टावर पर से फेंका गया है। ठीक, एक टावर है, टावर पर से फेंका गया। ए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉल जो है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फेंका गया है। एंड बी थ्रोन डाउनवर्ड, और बी को नीचे की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, वही वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ए को फेंका गया है, सेम वेलोसिटी। तो बताना है क्या कि जब ग्राउंड पे धक्का मार रहा होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी का बात कर रहा है, तब कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो बी से ज्यादा होगा जब ग्राउंड पे धक्का मार रहा होगा। दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए से ज्यादा होगा जब ग्राउंड पे धक्का मार रहा होगा। और तीसरा ऑप्शन कि दोनों का दोनों बॉल जो है वो ग्राउंड पे सेम वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। या चौथा ऑप्शन हमको नहीं पता, नॉन ऑफ दिस। ठीक, एक बार आप ट्राई करें फिर जाके हम आगे प्रोसीड करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा लाइट में इशू आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ काफी बारिश उरिश हुआ है, मौसम काफी सुहाना है, और सुहाना जब आपको कोई चीज मिलता है तो थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना, तो लाइट का थोड़ा दिक्कत है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, है ना। हमारे आने से तो ऐसे भी रोशनी बढ़ जाता है, देख रहे होंगे आप बोर्ड पे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई कर लिए होंगे, जल्दी से बच्चा जवाब भी दे दिया होगा। अब सवाल क्या है, हम एकदम बेसिक तरीका से सवाल को अप्रोच करते हैं, समझिएगा बात। बोल रहा है क्या कि आपके पास जो है एक टावर है, ये लो भाई साहब, ये अपने पास टावर है, ये अपने पास टावर है, मतलब कुछ ऊंचाई वाला कुछ है। ठीक, देखिए लाइट भी आ गया, अपने पास टावर है। ठीक, अच्छा, अब बोल रहा है कि आपके पास 2 बॉल है, एक बॉल है आपके पास ए, दूसरा बॉल है आपके पास बी। ठीक, सवाल वाला बोल रहा है क्या कि टावर से जो है 2 बॉल ए एंड बी ऑफ सेम मासेस आर थ्रोन फ्रॉम द टावर, ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फील कराने में अच्छा रहेगा। ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ठीक, उसके बाद बोल रहा है क्या कि b इज थ्रोन डाउनवर्ड, b को नीचे की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तब आपको बताना है कि क्या वेलोसिटी ऑफ a इज मोर देन एट द ग्राउंड, मतलब जब जमीन पर टकराएगा तो a का वेलोसिटी ज्यादा होगा कि b का ज्यादा होगा कि दोनों बराबर होगा। ठीक, अगर हम a का पाथ को ट्रेस करेंगे तो आप बोलिएगा सर a को फेंका गया तो a ऐसे 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 कुछ ऊपर जाएगा और वापस से जमीन में टकरा जाएगा। ठीक, अगर आप कोई चीज को ऊपर फेंकोगे तो जाएगा 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 और वापस से जाके फिर जमीन में टकरा जाएगा। बी का बात करेंगे तो बी तो कुछ नहीं सर, डायरेक्ट आएगा 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 और जमीन में टकरा जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए गया ऊपर और वापस से आ गया, बी गया डायरेक्ट।
ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे ए का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर इतना गया और वापस से इतना गया, तो ई तो डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना ही हुआ। मतलब अगर हम आपसे ए का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हम इतना डिस्प्लेसमेंट को एच मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इतना डिस्प्लेसमेंट को हाइट ऑफ टावर मान रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जितना गया है ए का सिर्फ बात कर रहे हैं, जितना गया है वापस से उतना वो नीचे आया, तो इधर वाला तो डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नहीं गया, मान लो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मान रहे हैं, तो मान लेते हैं x ऊपर गया है तो x नीचे भी तो आया है, a का सिर्फ बात कर रहे हैं। x ऊपर गया है a, तो x नीचे भी a आया है, तो इतना दूर तो खत्म हो गया, तो जो बच गया सिर्फ का सिर्फ h डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। b का डिस्प्लेसमेंट दिख ही रहा है सर, यहां से यहां आया, इसका मतलब b का डिस्प्लेसमेंट क्या है, b का डिस्प्लेसमेंट भी h है। क्लियर है? तो सबसे पहला बात है कि दोनों के लिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज, डिस्प्लेसमेंट का जब हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जब हम बात करेंगे तो दोनों के लिए सेम है, और सेम कितना है सर h, कोई दिक्कत नहीं है सर। a भी जितना गया वापस से नीचे जब आया तो मान लेते हैं x डिस्टेंस, जैसे ऐसे समझिए आप, x डिस्टेंस a इतना दूर ऊपर गया तो x डिस्टेंस a नीचे भी तो आया, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, तो जो बचा वो यहां से यहां तक बचा, ऐसे समझो, या आप ऐसे समझो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो a का इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो यहां से यहां का जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है वही तो h, ऐसे समझो या वैसे समझो, लेकिन समझना ये जरूरी है कि a और b का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम आपसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन और कुछ तो है नहीं, ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन लगेगा, तो आप बोलिएगा सर a को भी g से नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा ग्रेविटी, और b को भी g से नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वापस से दोनों के लिए सेम, और वापस से क्या हो जाएगा g, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी का बात करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बहुत बच्चा को हो सकता है कि डायरेक्ट फील ना आए, इसलिए हम आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी सर वापस से दोनों के लिए सेम, देखो ना, उसको भी v से फेंका गया है, इसको भी v से फेंका गया है, तो वापस से दोनों के लिए सेम। अब हम आपसे बात करते हैं, क्या हमसे क्या पूछा गया, फाइनल वेलोसिटी का बात किया गया है ना। चलिए, आपको पता है कि v फाइनल बराबर क्या होता है, v इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, v फाइनल को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, v इनिशियल दोनों के लिए सेम है, u प्लस का 2a इंटू एक्सेलरेशन जो भी है, एक्सेलरेशन a इंटू का डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा हम इसको यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, v फाइनल का स्क्वायर, v इनिशियल का स्क्वायर जो कि v है प्लस का 2 इंटू एस, तो v फाइनल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, v फाइनल बराबर अंडर रूट में v स्क्वायर। इनिशियल क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए सेम है तो v है, तो v स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू का h। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? दोनों के लिए जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है ये, अब बताइए h दोनों के लिए सेम है, g भी दोनों के लिए सेम है, v भी दोनों के लिए सेम है, और 2 तो बाय डिफॉल्ट दोनों के लिए सेम होगा, ये भी दोनों के लिए सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है। सर इतना बात क्या बोल रहे हैं आप, सिंपली बोलेंगे कि रूट के अंदर में जो भी है वो पूरा का पूरा दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा दोनों के लिए सेम है तो ये भी तो फाइनल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब जब ग्राउंड पे धक्का मारेगा तो v फाइनल का जो a होगा वही जो है हमारा v फाइनल जो होगा b का, वो आपस में बराबर आएगा। फंडा समझ में आया? क्यों ऐसा हो रहा है? कहे कि सर टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सबसे बढ़िया क्या फाइनल वेलोसिटी निकालने का तरीका, टाइम का जब इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा तो सबसे बढ़िया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का है कि पहला दो में तो टाइम इन्वॉल्व होगा, टाइम के बारे में कुछ कहीं बोला नहीं गया है, तो जब टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो सबसे बढ़िया तरीका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2s, तो हमको फाइनल वेलोसिटी का बात किया गया जब देखिए ग्राउंड पर धक्का मार देगा, ठीक, ग्राउंड पर जब धक्का मारेगा, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तब का बात किया गया है। तो v फाइनल क्या हो जाएगा, v इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस, ठीक। अच्छा, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, इसको स्क्वायर है तो इधर मारोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में v इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू एस, ठीक। अब देखिए s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बराबर है, बढ़िया। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है, एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए बराबर है।
इनिशियल वेलोसिटी, सर सवाल वाला खुद दे दिया है कि दोनों को सेम वेलोसिटी v से फेंका गया है, तो इसका मतलब u भी जो है दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब क्या है कि v भी, g भी, h भी, तीनों का तीनों जब दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब जब ये पूरा क्वांटिटी बराबर है दोनों के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी वाला भी तो क्वांटिटी दोनों के लिए बराबर होगा। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। इसका ये मतलब हो गया कि ए जिस स्पीड से ग्राउंड को धक्का मारेगा या स्ट्राइक्स करेगा, सिमिलरली सेम स्पीड से बी भी ग्राउंड को धक्का मारेगा या स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए ज्यादा स्पीड से करेगा मोर, तो हम बोलेंगे नो, बी ज्यादा से करेगा तो हम बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे सर, ए और बी जो है वो सेम स्पीड से या सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को धक्का मारेगा। इसका मतलब बॉल विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। हम डायरेक्ट भी कह सकते थे बिना कुछ इतना बात लिखे हुए, क्या कि सर डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सीलरेशन सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आ गया, दोनों का फाइनल वेलोसिटी भी बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का दोनों बॉल ग्राउंड पर सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी के साथ धक्का मारेगा। लेकिन बहुत बच्चा को ये बात डायरेक्ट शब्द में समझ में नहीं आता, इस वजह से हमको इतना समय देना पड़ता है, वरना हम सिंगल लाइन लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। आप जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा। यह सवाल नीट 2013 में आया है। अगर आप अपना इससे पहले प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जिसमें सब्जेक्टिव सवाल का मोशन अंडर ग्रेविटी का पोर्शन था, उसमें भी ये सवाल हम आपको कराए थे। अलग बात है डेटा बदल के कराए थे, लेकिन इस तरह का सवाल हम आपको कराए थे, वहां पर डिटेल तरीका से आपको समझाए थे। ठीक, फिर यहां से आपको देख रहे हैं 2013 में सेम सवाल आ गया है। सवाल क्या है हम आपके लिए पढ़ देते हैं। सवाल बोल रहा है कि ए स्टोन्स फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रभाव में कोई स्टोन गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ठीक, क्लियर है। इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहला 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट अगला 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस कवर किया है, और उसके बाद अगला 5 सेकेंड में h3 डिस्टेंस कवर किया है। तो आपसे बस इतना सा बात पूछा गया है कि भाई h1, h2 और h3 का जो है आपको रिलेशन बताना है कि क्या तीनों h1, h2, h3 बराबर है, या h1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ h2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ h3 है, या h1 बराबर h2/3 बराबर का h3/5 है, या h2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ h1 है एंड h3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ h2 है। तो आपको एक बार सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जाके मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर आप सब्जेक्टिव पैटर्न वाला सवाल को अच्छा से किए होंगे तो मजाल ही नहीं है सर, आप चुटकी मुड़ा दोगे सवाल को, वरना मैं आपके लिए तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए बताता हूं इस सवाल को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बनाए होंगे और बन भी गया होगा। जो बच्चा बढ़िया तरीका से लेक्चर को देख रहा है, समझ रहा है, उससे 100% बना होगा। बाकी से भी बना होगा, भगवान करे सबसे बने, है ना। नहीं बना बाकी जिससे उसे तुक्का भी सही लग जाए, है ना, कम से कम भला हो किसी भी रूप से। चलिए आगे देखते हैं, सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। हम आपको इस सवाल को टोटल 2 तरीका से बताएंगे। एक तरीका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा तरीका जो आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए थे उसको हम बताएंगे। पता नहीं वो ज्यादा आसान हमको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आपको जो आसान लगे वो आप समझ लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं पहला मेथड 1। समझिएगा बात को ध्यान से, समझिएगा बात को ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक स्टोन है वो गिरना शुरू हुआ। भाई स्टोन को गिराया गया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है। बढ़िया बात है। चलिए यहां से मान लेते हैं इस डिस्टेंस पर से शुरू हुआ है गिरना। ठीक, तो पहला 5 सेकेंड में मान लेते हैं ये h1 डिस्टेंस कवर किया है। फर्स्ट 5 सेकेंड में जो है ये यहां तक आया है, लो यहां तक आया है। ठीक, यहां पहुंच गया है। फिर अगला 5 सेकेंड में, अगला 5 सेकेंड में ये यहां तक पहुंच गया है, लो भाई। ठीक, और अगला 5 सेकेंड में, और अगला 5 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये यहां पर आ गया है। तो आपसे फिर कहानी पूछा गया है कि बताइए, सुनाइए, कहिए जो बोलना है। ठीक,
क्या बोले, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, ठीक, छोड़ा गया, कुछ नहीं बोला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, एक्सेलरेशन वगैरह जी लेके चलना है। और जब उसको छोड़ा गया है तो पहला 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है सर, पहला 5 सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर किया है, वो पहला 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, सवाल वाला बोल रहा है कि वो h1 है, ठीक। अगला नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब यहां से यहां अगला 5 सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर किया है, सवाल वाला खुद बोल रहा है कि वो h2 है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर अगला 5 सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर किया है, सवाल वाला बोल रहा है कि सर वो h3 है। क्लियर है बात? तो आपको बस h1 h2 h3 पता चल जाएगा, आप ऑप्शन में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए समझते हैं। अगर हम आपसे h1 का बात करेंगे कि h1 कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर आपको u पता है, टाइम 5 सेकंड पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ले रहा है, सब कुछ, बॉल भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे का डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, नीचे का डायरेक्शन को जब हम पॉजिटिव ले लिए तो s बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे इतना दूर का सिचुएशन में, लेकिन u तो हमारा 0 है, लगा भी देते हैं, देखिएगा s बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर, ये तो 0 हो गया सर। क्यों? कहे कि बॉल को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया, बॉल छूटा है, नीचे आया है, स्टोन को भाई जब फ्रीली छोड़ा गया होगा तो स्वाभाविक सी बात है रेस्ट से गिरना शुरू किया होगा, तो ये तो 0, तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन प्लस का 10, a मतलब g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं बोला है तो g का वैल्यू आपको 10 लेके चलना है, आप 9.8 भी लेके चल सकते हो, कैलकुलेशन बस ज्यादा पड़ेगा, ठीक जी। अच्छा, प्लस क्यों g ले रहे हैं, काहे कि नीचे के डायरेक्शन को हम अपने मन से पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक, हम बचना चाहते हैं माइनस साइन से, इसलिए इनटू टाइम, टाइम कितना है सर, यहां से यहां आने में 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो काट देंगे 2 से 5 बार में, तो h1 का वैल्यू कितना आ गया सर, h1 का वैल्यू आ गया 125 मीटर, ठीक। इसका मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो है 125 मीटर। क्लियर है? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए काम हो गया, ठीक। अब जब ई यहां पर पहुंचा होगा तब इसके पास वेलोसिटी कितना होगा निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी के लिए बोलिएगा सर आप लगा लो ना u प्लस का a इंटू टी, u कितना है सर, वापस से 0 का है कि यहां से रिलीज किया गया तो u0, a कितना है सर, a 5 सेकंड के बाद यहां पर आया है, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, टाइम 5 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है सर, ग्रेविटी का 10, तो आपके पास अभी जो बॉल का वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आ गया? आपके पास जो बॉल का वेलोसिटी है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां पर जब आपका बॉल आया है तब यहां पर बॉल के पास वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। अब हम h2 निकालते हैं, तो h2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u क्या है यहां पर, u ये वाला है, कितना से गिरना शुरू किया है, v, तो v इंटू टी प्लस का हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, h2 के लिए यहां से यहां के लिए v कौन सा है, u कौन सा है सर, ये, क्यों, कहे कि यहां से आप गिरना शुरू हुआ, तो 50, देखिएगा 50 इंटू का टाइम यहां से यहां के लिए टाइम क्या है, वापस से 5 सेकेंड, 5 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? चलिए 2 से 5 बार में गया तो ये आ गया 50 25 कितना हो जाएगा, अथी 25, 250 प्लस का ये हो जाएगा 125, तो आई थिंक हो जाएगा क्या, 375 मीटर, ठीक। तो h2 बराबर कितना आ गया, h2 बराबर आ गया 375 मीटर। बात समझ में आ गया? अब जब बॉल यहां पर आएगा तो बॉल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, v डैश मान लेते हैं, v डैश क्या हो जाएगा, वापस से u प्लस का a इंटू टी, यहां से यहां के लिए u क्या होगा, u ये वाला होगा, काहे कि यहां से गिरना शुरू हुआ है यहां पर पहुंचा है, तो u क्या है, ये 50 प्लस का एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम कितना देर लगा है यहां से यहां आने में सर, 5 सेकेंड इंटू का 5, तो ये हो जाएगा 50 गुना प्लस का 10 25 50 50 50 क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आपका बॉल के पास वेलोसिटी क्या है, इनिशियली यहां से यहां के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, आपको चलना कितना है, हाइट h3 चलना है, एक्सेलरेशन आपको पता है 10 और टाइम आपको पता है 5 सेकेंड, तो बस s बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर लगाओ, लगाते हैं सर, s बराबर u कितना है सर, यहाँ v डैश इंटू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर।
क्लियर है। यहां पर v डैश क्या था सर, यहां पर v डैश था ये वाला, ये इनिशियल वेलोसिटी था यहां से यहां आने में। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था सर, ये वाला यहां से यहां आने में, इसलिए यहां पर u 0 हो गया। यहां पर u 0 नहीं था, काहे कि यहां से यहां पर आना है तो u हम निकाले, u कितना आया इस सिचुएशन के लिए 50। फिर यहां से यहां के लिए u कितना है v डैश, और v डैश कितना है सर 100। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आपसे पूछेंगे v डैश का वैल्यू, आप बोलिएगा सर 100 इंटू का टाइम कितना है सर, यहां से यहां आने में 5 सेकेंड, तो प्लस का 5 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25। 5 से 5 बार में चला गया तो ये हो जाएगा आई थिंक 10 गुना 100 गुना 5 500 प्लस का 125, तो वापस से ये आ जाएगा कितना 625 मीटर। तो h3 का वैल्यू कितना आ गया 625 मीटर। क्लियर है। अब इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि सर h1 बराबर यहां लिख देते हैं, h1 बराबर कितना है 125 मीटर, h2 बराबर कितना है सर, h2 यहां से यहां 375 मीटर, और h3 बराबर कितना है सर, h3 बराबर यहां से यहां कितना है 625 मीटर। अब आपको h1 h2 h3 पता है, इक्वेशन में पुट कर लो। क्या तीनों बराबर है, नहीं सर तीनों बराबर नहीं है। h1 क्या 2 गुना है h2 के, नो सर h1 तो छोटा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। h1 बराबर h2/3 375 बटे h1 कितना है 125, 375 बटे का 3 कितना हो जाएगा वापस से 125, h3 बटे का 5 625 बटे का 25 5 कितना हो जाएगा वापस से 125। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप बाबू h1 h2 h3 यहां पर उठा करके पुट कर लो, ये तीनों आपस में बराबर आ जाएगा, उससे रिलेशन जस्टिफाइड हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये एक तरीका था करने का कि आप हर क्षण पे यहां पर यहां से यहां के लिए आप निकाल लो, इस वेलोसिटी का इस्तेमाल करो, फिर यहां पर कितना वेलोसिटी होगा बॉल का वो निकालो, फिर यहां से यहां तक इक्वेशन लगाओ, फिर इस वेलोसिटी को निकालो और यहां से यहां तक इक्वेशन लगाओ। एक तरीका ये है जो हमको पर्सनली ऐसा लगता है कि काफी कैलकुलेटिव होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। आप प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। एक बार आप नोट कीजिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, है ना। हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक। हम एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है जो लेना आप ले लीजिए। हम इसके बाद वाला प्रोसेस पे पहुंच रहे हैं, मेथड 2 पे, ठीक, जो हमको पर्सनली आसान लगता है। चलिए कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटाएंगे भाई, मिटाना पड़ेगा, मिटा देंगे। चलिए ठीक, सिचुएशन क्या था कि बॉल गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, और वापस से यहां पर आया, फिर नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक, और यहां पर वापस पहुंच गया, ठीक। इतना सा बात है मेथड 2। मेथड 2 सब कुछ वही है, 5 सेकेंड। आपको यह पता है कि सर यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा h1 है, यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा h2 है, और यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा h3 है, और हमको यही निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। चलिए हमको एक्चुअली ये गैप और ये गैप निकालना है। बढ़िया, चलिए आगे। अगर हम यहां से यहां का आपसे हम पूछेंगे डिस्टेंस, तो आप बोलिएगा सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर, जो डिस्टेंस है h1 ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, u हमारा 0, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम का स्क्वायर 25। 2 से 5 बार में गया तो वापस से h1 बराबर क्या आ जाएगा 25 पर से 125 मीटर। यहां तक आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, 125 मीटर आ गया, ठीक, यहां के लिए। अब हम यहां से यहां का बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप वहां तक मत निकालो, आप यहां से यहां तक निकालो। आप इतना दूर मत निकालो, इतना पूरा निकालो। अगर इतना पूरा आ जाएगा तो इसमें हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं समझिएगा। लेट्स से इसका नाम हम पूरा का h डैश बोल रहे हैं, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम h डैश बोल रहे हैं अपने मन से, ठीक। यहां से यहां का डिस्टेंस को हम h डैश बोल रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो आप क्या बोलिएगा सर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। बढ़िया बात, ठीक। u सर यहां से यहां देख रहे हैं तो यहां से यहां देख रहे हैं, इसका मतलब u क्या है सर 0, तो वापस से 0 करो, ठीक।
बराबर हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम। सर यहां से यहां आने में 5 सेकेंड और यहां से यहां आने में 5 सेकेंड, इसका मतलब यहां से यहां आने में टोटल कितना 5 + 5 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर करो। क्लियर है? चलिए 2 से गया 5 बार में, 5 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। ठीक, लेकिन हम पूरा में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है इतना ठू में, मतलब ये हम H2 में इंटरेस्टेड है। तो H2 क्या बोलेगा, सर आपको पूरा पता चल गया है, पूरा में से इतना घटा लो, मतलब 500 में से आप 125 घटा लो, तो H2 कितना आ गया वापस से 375 मीटर। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम क्यों कर रहे हैं कि इसमें हमको यहां पर वेलोसिटी जो पहला केस में निकाल रहे थे अब निकालना नहीं पड़ रहा, हम यहीं से मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हर बार 0 आ जा रहा है। ठीक, अच्छा अब आप मेरा बच्चा समझ गया कि सर यहां से लेकर यहां निकालो आप। ठीक, यहां से लेकर यहां पर मान लिए हम इसका डिस्टेंस क्या लिए H डबल डैश, यहां से लेकर यहां तक में H डबल डैश, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सर, यहां से गिरना शुरू हुआ है यहां तक आया है, तो इनिशियल वेलोसिटी वापस से 0। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन से हम बच रहे, तो वापस से लिखेंगे ut प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, इसको 0 करो, डायरेक्ट लिखो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम कितना है सर, यहां से यहां आने का टाइम कितना लगा, यहां से यहां 5 सेकेंड, यहां से यहां 5 सेकेंड और यहां से यहां 5 सेकेंड, इसका मतलब यहां से यहां आने में कितना लगा 5 + 5 + 5 15 सेकेंड, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक, 2 से काटेंगे थोड़ा सा 5 बार में, तो 5 गुना 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो थोड़ा सा सॉल्व करो, 5 25 का 5 हाथ में लग गया, 2 5 दूनी 10, 2 12 का हाथ में 5 दूनी 10, 1 मिनट, 5 25 का 5 2 1125 मीटर। ठीक, लेकिन हम पूरा H में इंटरेस्टेड नहीं है सर, हम बस इंटरेस्टेड है इतना ठो में, तो हम बोले कोई बात नहीं, आपको पूरा पता है, पूरा में इतना घटा दो, इतना ठो मिल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, हम बोले आपको पूरा पता है, पूरा में इतना ठो घटा दो, आपको इतना ठो मिल जाएगा। तो पूरा कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1125 मीटर में पूरा में कितना घटाना है, इतना का है कि हमको चाहिए ये, तो इतना घटाना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे 500 मीटर को घटाओ, तो वापस से H3 कितना आएगा, जैसे 1125 में 500 घटाइएगा तो बाय डिफॉल्ट ये 625 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमको क्या मिल गया सर, वापस से H1 यहां से यहां का मिल गया कितना 125 मीटर, H2 कितना मिल गया सर, यहां से यहां का 375 मीटर, और H3 कितना मिल गया 625 मीटर। क्या यही पहले बार भी मिला था? बिल्कुल सर, तो वापस से आंसर C आ जाएगा। ठीक, तो हम देखिए बस इस वजह से ये सवाल का तरीका दूसरा तरीका से फिर से बताया है, कि इससे पहले वाला केस में आपको यहां भी वेलोसिटी निकालना पड़ा था, यहां भी वेलोसिटी निकालना पड़ा था। अगर आप और कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीज को आसानी तरीका से सोच सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यहां से यहां निकाल दे, यहां से बस इतना चाहिए, यहां से यहां पता है इसको घटा दो ये आ जाएगा, यहां से यहां निकाल दिए हमको इतना चाहिए, तो यहां से यहां आप निकाल दिए, इसमें से इतना दूर को घटा दो वापस से ये आ जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा कि अपना कैलकुलेशन आसान पड़ता है, क्यों कहे कि हर बार इनिशियल वेलोसिटी यहां से यहां देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तीनों केस में क्या है 0 आ जा रहा है, तो हमारा सवाल काफी आसानी से बन रहा है। वरना क्या करेगा, हमको वापस से यहां का वेलोसिटी निकालो, यहां का वेलोसिटी निकालो, फिर सॉल्व करो, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मेरा काम है बताना, बाकी तो आपका ही तरीका आपको आगे ले जाएगा। ठीक, तो आप नोट डाउन कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ, फिर जाके हम अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, सवाल जेईई मेन 2014 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, एक टावर है जिसका हाइट h है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है विथ स्पीड u, दैट्स इट। आगे, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, आप स्वाभाविक सी बात है कि h हाइट का टावर पर से आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल कुछ दूर ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट, और वापस से ग्राउंड पर आकर टकरा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, n गुना है n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन।
ठीक, या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। कहने का मतलब ये कि जब पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके हो तो उसको मैक्सिमम हाइट जाने में जितना समय लगता है, ठीक, और ग्राउंड पर आने में जितना समय लगता है, दोनों अलग अलग समय है। और ग्राउंड पर आने में, जाके ग्राउंड पर आने में जो समय लगता है वो जो है वो n टाइम्स है किसके, मैक्सिमम हाइट पर जाने के समय के। ठीक, आगे बोल रहा है कि बस आपको बताना है h मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी और n में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन 2gh इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन gh इज इक्वल टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू का यू स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 2gh बराबर n यू स्क्वायर इंटू का n माइनस 2, और चौथा ऑप्शन gh बराबर n माइनस 2 इंटू का यू स्क्वायर। ठीक, एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से पॉज करके इस सवाल को ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए इस सवाल को प्रोसीड कर रहे हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। आप देखिए, आपको बोल रहा है कि जितना समय उसको ग्राउंड पर आने में लगेगा, मतलब फेंका गया और जाके ग्राउंड पर आने में जितना समय लग रहा है उसका वो जो समय है वो n टाइम्स है किसके, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा। तो हम अपने मन से मान लेते हैं लेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, बोल रहा है ना कि मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट हम अपने मन से बोल दिए कि चलो मान लेते हैं t1 समय लगा है उसको मैक्सिमम हाइट पर जाने में। u वेलोसिटी से जब फेंका गया है तो उसको t1 समय लगा है मैक्सिमम हाइट पर जाने में। तो आपको एक बात हम दिमाग में याद डालिएगा, आपको बताए भी थे कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर u वेलोसिटी से फेंका जाए तो उसको मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप बोले थे सर उसको तो हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट पर अटेन करना, और वो होता है u/g। आप ऐसे सोच लो, वरना v बराबर u प्लस का a इंटू टी कर लो। v तो 0 है, कि मैक्सिमम हाइट पर जाना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वापस से वहां पर भी आपको t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, u/g, वरना भी करेंगे, चिंता ना करें। ठीक, अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर जाने में t1 टाइम लगा है और ग्राउंड पर उसको अटैक करने में, मतलब पहुंचने में, अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा है, मान लेते हैं t2। तो हम यहां लिख रहे हैं लेट टाइम टेकन टू रीच दी ग्राउंड t2। ठीक, अच्छा, अब सवाल वाला खुद दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि देखिएगा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड जो कि t2 है इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि सर t2 बराबर n टाइम्स ऑफ t1 है। इस बात को पकड़ लीजिए, कहीं आगे हमको मदद मिलेगा इस पॉइंट से। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं हम। मैक्सिमम यहां नीचे तक आ सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गया। हम बोले मैक्सिमम हाइट पहुंचने में t1 टाइम लगा है और वापस से जा करके ग्राउंड पर आने में t2 टाइम लगा है। ठीक, और सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि t2 जो है वो n टाइम्स है t1 के, मतलब ग्राउंड पर आने में जो समय लग रहा है वो n टाइम्स लग रहा है किस पे, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लिए। ठीक, अच्छा, अगर आपको पता है कि u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो t1 कितना हो जाएगा सर, u/g। हम नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्टली हम आपको बोल रहे हैं बस मुंह से, v बराबर u प्लस का at। ठीक, और मैक्सिमम हाइट पहुंचना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और u प्लस का a इंटू टी। यू तो यू ही है, कि फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से। एक्सेलरेशन मान लीजिएगा बाबू, ऊपर जाने का डायरेक्शन आप पॉजिटिव और नीचे आने का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो वापस से क्या हो जाएगा, v लिख ही देते। देखो v बराबर u प्लस का a इंटू टी है। v कितना है सर, 0 है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। u कितना है सर, सवाल वाला खुद दिया है u। एक्सेलरेशन कितना है सर, प्लस इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो माइनस का g। टाइम कितना है सर, t1। ठीक, ये इधर आ गया माइनस का u बराबर का माइनस का g इंटू t1, और t1 बराबर क्या होगा, माइनस से माइनस गया u बटे का g। तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं u बटे का g। हम आपको याद भी कराए थे, है ना। इतना काम आप बार बार मत कीजिए। क्यों, काहे कि आपको हम याद करा दिए ये बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट जाने में जो समय लगेगा वो आएगा u/g। खत्म बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम रखेंगे आगे। 9, अब जब बॉल
ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लगा रहे हैं s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरा साथ देंगे आप लगाने में। देखिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ ऊपर गया होगा वापस से, इससे 2-3 सवाल पहले कुछ ऊपर गया होगा और वापस से नीचे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो टावर का हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन क्या है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है बिल्कुल, तो आप लिखोगे सर माइनस का h। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी सवाल वाला दिया हुआ है u, टाइम कितना लगा है जाके आने में, सर टाइम लिए हैं हम जाके आने में, ग्राउंड पर आने में t2, तो लिखेंगे u इंटू t2 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना g, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, तो माइनस का g इंटू t2 का स्क्वायर। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनस का h बराबर u इंटू t2 माइनस का g/2 इंटू t2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। अच्छा, एक काम आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, माइनस का h बढ़िया, u इंटू t2, क्या बाबू हम t2 को nt1 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, t2 बराबर n इंटू t1, हम यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं t2 को n इंटू t1 माइनस का g/2 इंटू n इंटू t1 का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, कुछ नहीं किए बाबू, माइनस का h u इंटू t2, तो t2 को क्या हम n टाइम्स ऑफ t1 लिख सकते हैं, सवाल में ही कुछ दिया हुआ, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। t2 बराबर n टाइम्स ऑफ t1 माइनस का g/2 इंटू t2 बराबर क्या है n टाइम्स ऑफ t1 फ्रॉम इक्वेशन 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिएगा माइनस का h बराबर nu इंटू t1। ठीक, अच्छा t1 का वैल्यू क्या है, u/g, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सॉरी, t1 का वैल्यू क्या है u/g, तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, t1 को u/g लिख रहे हैं, देखते रहना, इंटू का u/g। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, nu इंटू t1 का वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या u/g का, कि टाइम तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए h u और n में रिलेशन, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना इक्वेशन भी वैसा ही मिले जिसमें हमको h u और n में रिलेशन मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, t1 को हम u/g, वापस से इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए, माइनस का g/2 इंटू n इंटू t1 को वापस से क्या लिख रहे हैं, u/g, तो n u/g, लेकिन इसका होल स्क्वायर। कंडीशन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस का h बराबर n u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर बटे का g माइनस का g/2 इंटू स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर u स्क्वायर बटे का g स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक, माइनस का g/2 इंटू होल स्क्वायर है तो n u स्क्वायर बटे का g स्क्वायर। देखिए एगो g से एगो g गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं, स्पेस है, ये तो कट गया, देख रहे हैं ना, बटे का जी स्क्वायर आएगा तो एगो जी स्क्वायर कट जाएगा, एगो जी से जी कट जाएगा। ठीक है, बस इतना, थोड़ा सा ये कट रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जी स्क्वायर आ रहा है तो एगो जी से एगो जी कट गया, तो इसको अब हम यहां पर लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को यहां पर लिख रहे हैं। देखिएगा, ये है माइनस का h बराबर, ये है एन यू स्क्वायर बाई जी, एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस का, देखिए g बटे 2 था और ये बना था n स्क्वायर यू स्क्वायर बटे का जी स्क्वायर, तो एगो जी से ऊपर वाला जी गया, तो ये क्या आ गया, n स्क्वायर यू स्क्वायर बटे का 2 इंटू जी। ये इक्वेशन पे हम पहुंचे हैं। क्या इस इक्वेशन में h n u और g है? बिल्कुल सर, और हमको h n u और g में, g के फॉर्म में ही सब रिलेशन निकालना, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आने का संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का h बराबर का, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे, ये 2g हो गया और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n u स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर u स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम इधर लेकर आए तो आपको मिल गया क्या, इस लाइन को थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आप कनेक्ट करते रहिएगा चीज को, बस अब यही बोलेंगे।
अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का h इंटू 2g मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2 इंटू जी इंटू एच बराबर, इसमें कॉमन केस ले सकते हैं बिल्कुल सर, आप देखिएगा ध्यान से, तो कॉमन पहले हम ऐसे ही लिखने देते हैं, चलो हटाओ, 2n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक, हम एक बार क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh, ये हो जाएगा कितना, n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2nu स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस वाला चीज पॉजिटिव आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला चीज आगे आ गया, ये माइनस आ गया तो ये चीज आ गया। ठीक, आगे देखिएगा, 2gh बराबर, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, n कॉमन ले सकते हैं और u स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन लिए, u स्क्वायर कॉमन लिए, तो n कॉमन लिए और u स्क्वायर कॉमन लिए, तो बच यहां पर क्या बच गया, n और u स्क्वायर ले लिए तो एगो n बच गया, तो हम लिख रहे हैं एगो n माइनस का n u स्क्वायर कॉमन ले लिए यहां से, तो क्या बच गया 2, तो यहां पर हम लिख रहे हैं 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा 2gh इंटू में n माइनस 2 इंटू में n u स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2gh n स्क्वायर u स्क्वायर नहीं, gh 2 चाहिए था नहीं, 2gh nu स्क्वायर इंटू का n माइनस 2, देखिए 2gh nu स्क्वायर इंटू का n माइनस 2, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा बेसिक जो है आपको मैथ वगैरह इन्वॉल्व करके पूछा गया है। ठीक, जाने का समय मैक्सिमम हाइट T1 मान लिए, ग्राउंड पर टोटल आने का समय T2 मान लिए, सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि T2 एंड T1 है, यहाँ पर हमको T1 T2 से कोई लेना देना नहीं था, तो T1 का वैल्यू रख लिए, बोले आगे यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, बस इसमें इन्वॉल्व करते रहे, T2 को T1 से रिप्लेस किए, n टाइम्स ऑफ T1 से रिप्लेस किए इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पर। उसके बाद T1 का वैल्यू हमको पता है u/g, हम T1 का वैल्यू u/g पुट किए क्या, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके, और फाइनली हम सिंपल थोड़ा सा मैथ लगा, उसको फाइनली सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लिए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। इसके बाद आखिरी सवाल है, और उस आखिरी सवाल के बाद हमारा सिलेबस के पर्सपेक्टिव से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन बच जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो कि जेई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई एडवांस वाले कभी कभी टच करते हैं उसको। ठीक, तो उसको कभी हम मिसलिनियस वीडियो बना के आपको दे देंगे, लेकिन आपका सिलेबस के पर्सपेक्टिव से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पूरा रूप से खत्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़े हम आपके लिए। ठीक, तो आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल लिखते हैं आपके लिए। चलिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये सवाल आप देख रहे हैं कि काफी पुराना है, मैं बोल रहा हूं फिर से, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कल के दिन बदल के आ जाएगा तो हवा नहीं लगेगा अगर आप सवाल को नेग्लेक्ट करोगे पुराना होने की वजह से। ठीक, चलिए, सवाल 2005 में आया, 3 साल लगा एम्स को भी मन बनाया, और 3 साल के बाद एम्स भी सेम सवाल विदाउट एनी चेंज इन इंफॉर्मेशन एज इट इज सवाल पूछ दिया। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, देखिए, ए पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट, बेलिंग आउट का मतलब होता है कि इमरजेंसी लैंडिंग। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि अचानक से अपने आप गिरने लग गया, बात समझ में आ गया, पैराशूट चल रहा था, अचानक से अपने आप गिरने लग गया, जब उसको पता चला कि हम गिर रहे हैं तब जाके वो अपना पैराशूट को ओपन किया। बेलिंग आउट का मतलब होता है अपने आप गिरने लग जाना। ठीक, अच्छा, पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विदाउट मतलब कहने का मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो सर वो 50 मीटर तक गिरते रह गया, वो किसके प्रभाव में गिर रहा होगा, सीधी सी बात है, क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉल कर रहा होगा, किसके प्रभाव में, ग्रेविटी के प्रभाव में। बात समझ में आ गया, जब आपका पैराशूट उड़ रहा था अचानक से क्या हुआ, वो गिरने लग गया। बेलिंग आउट का मतलब आप सिंपली समझो अचानक से गिरने लग गया, और जब वो गिरने लगेगा, जैसे फ्लाइट पर से अचानक से आप कूदते हैं पैराशूट लेकर तो तुरंत थोड़ी खोल लेते हैं, पहले आप गिरते हैं कुछ देर नीचे, फिर जाके आप पैराशूट को खोलते हैं। वही सिचुएशन यहां पर हो रहा है कि अचानक से पैराशूट ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिर, जब 50 मीटर तक गिर गया तब देखिए 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन पैराशूट ओपन्स, 50 मीटर तक गिरने के बाद पैराशूट खुला, जब वो खुला तो वो डिसलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, कहने का मतलब जिधर की तरफ आपका वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। ठीक, मतलब आप गिर रहे हैं नीचे की तरफ, आपको डिसलरेट किया जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, डिसलरेट का मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट।
ठीक। ही रीच द ग्राउंड विथ स्पीड इतना, और करते 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 वो जमीन पे पहुंचा। कब? जब उसका स्पीड पहुंच गया था जमीन पर कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल आपसे बस पूछा गया है कि बताओ किस हाइट पे ये बेल आउट किया था, कितना हाइट पे। पहला ऑप्शन 293, दूसरा 91, तीसरा 111, चौथा 182। जी का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेके चलना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपको फील कराते हुए इस सवाल को अटेम्प्ट कराएंगे। एक बार लेकिन आप पहले ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मुताबिक से ट्राई किए होंगे। अब हम सवाल को पहले फील करते हैं, फिर समझेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि पैराशूट था अपने पास। लो भाई, ये पैराशूट बना लिए, इसके अंदर में कोई आदमी है, ठीक। तो शुरुआत के समय में जो पैराशूट था आपका वो सिकुड़ा हुआ था, ठीक। कुछ इस तरह के आप मान के चलो कि ऐसा कुछ पैराशूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पैराशूट तो लग नहीं रहा है, थोड़ा सा लगा देते हैं पैराशूट टाइप का, ठीक। अब पैराशूट टाइप का थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ठीक। तो अचानक से क्या हुआ, ये नीचे गिरना शुरू हुआ। तो नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, तो चलो भाई गिरना शुरू हुआ तो गिरे, ठीक। बेल आउट, ठीक। मान लेते हैं कि ए पॉइंट से, हम अपने मन से मान रहे हैं कि ए पॉइंट से वो गिरना शुरू हुआ, ठीक। अभी पैराशूट आपका बंद है और आप गिर रहे हैं। कब तक गिरा सर? कब तक गिरा सर? 50 मीटर तक गिरा। लो भाई, 50 मीटर तक तुम गिरे हो। 50 मीटर गिरने के बाद क्या हुआ? 50 मीटर गिरने के बाद आपका पैराशूट को खोला गया, ये हमारा आदमी, और अब पैराशूट को खोल लिया गया है, ठीक। अब पैराशूट को खोल लिया गया है। थोड़ा सा फील कर लेना बाबू, ठीक। आप सवाल को पढ़िएगा, कनेक्ट कराते देखिए। ए पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट, अचानक से गिरने के बाद 50 मीटर तक क्या हुआ? ग्रेविटी के प्रभाव में गिरा। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा, वो नीचे की तरफ जी होगा। ये बात समझ में आया। और बेलिंग आउट कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका u, वो क्या होगा? 0, कि जस्ट गिर रहा होगा, ड्रॉप किया गया होगा इसको, ठीक। आगे उसके बाद बोल रहा है क्या कि 50 मीटर जब गिर गया तो वहां के बाद वो डिसलरेट करना शुरू हुआ। तो आपका वेलोसिटी किधर की तरफ है? तो आप तो जा रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन डिसलरेट कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन आपका है ऊपर की तरफ। और कितना दिया हुआ है सवाल वाला दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मान लिए हम ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक। और उसके बाद गिरते फाइनली क्या हुआ? जमीन पर आ गया। दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है कि नहीं सब कुछ? चलिए, गिरते क्या हुआ? जमीन पर आ गया। और जमीन पर आ गया तो लो भाई, जमीन पर पहुंच गई, ये हमारा आदमी और ये हमारा पैराशूट, ठीक। जमीन पर आ गए, और जब जमीन पे वो आया है तो सवाल वाला बोल रहा है क्या कि ही रीच द ग्राउंड विथ स्पीड इतना। जमीन पे इसका स्पीड कितना है? तो जमीन पे इसका स्पीड है आपको कितना? v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको हम मान लिए v डैश, ठीक। और ये पॉइंट को हम मान लिए c। अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं सिचुएशन। आपका पैराशूट गिरना शुरू हुआ, ड्रॉप होना शुरू हुआ, बेलिंग आउट मतलब इमरजेंसी लैंडिंग। अचानक से आप कूद गए, आपको कोई धक्का मार दिया। अब थोड़ा दूर जब आप 50 मीटर तक गिरे, आप जब गिरे तो विदाउट फ्रिक्शन गिर रहे, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। इसका मतलब किसके प्रभाव में गिर रहे होंगे? सर ग्रेविटी खींच रहा होगा नीचे। तो गिरे जब 50 मीटर पर आप गिर गए हैं, 50 मीटर के बाद आपको पता चला कि नहीं, अब हमको क्या करना है? पैराशूट को खोलना है। तो आप पैराशूट को खोल दिए, तब आप आराम से आ तो रहे होंगे नीचे ही, लेकिन आप डिसलरेट कर रहे, डिसलरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, वो इस बार 2 है। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ जी का वैल्यू सवाल वाला खुद दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? ऊपर की तरफ, और वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया बात है। और फाइनली जब आप जमीन पर पहुंच गए हैं, जिसको हम पॉइंट सी मान लिए हैं, उस मोमेंट में सवाल वाला आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि आपके पास वेलोसिटी, जब आप जमीन पर टकरा रहे हैं तब आपके पास वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो बस आपसे पूछा गया है क्या कि किस हाइट के पास बेल किया गया होगा। कहने का मतलब हमको बस ये पता चल जाए ना कि सर ये हाइट कितना है, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हाइट मेरा बेल का होगा। कहने का मतलब h + 50 हमको आंसर हो जाएगा।
तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि सर यहां से बेल होना शुरू हुआ है और जमीन से लेकर यहां तक का हाइट आपसे पूछा गया है सवाल वाला। आपको इतना दूर पहले से पता है 50 मीटर, सिर्फ आपको इतना निकालना है, इतना निकालेंगे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। वापस से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरा डायरेक्शन निगेटिव, सब कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरे समझ से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि नीचे का डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानो और बाय डिफॉल्ट ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कारनामा। सबसे पहले हम ए से बी का बात करते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से। ए से बी का जब हम आपसे बात करेंगे तो ए से बी में आपको क्या क्या पता है? जी पता है, एस पता है 50 मीटर नीचे की तरफ, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी पता है यू, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है भी, हमको नहीं पता है, भी ही को निकालना है, भी हमको निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि सब कुछ पता है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। देखिएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस। भी कितना है ए से बी तक में? नीचे की तरफ है, हमको नहीं पता, ले लेते हैं v स्क्वायर। यू कितना है सर? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर? 9.8 प्लस 9.8 की माइनस का 9.8, माइनस का 9.8। लेकिन जैसे देखिए कि नीचे का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चले हैं तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस का 9.8। ठीक। डिस्प्लेसमेंट सर सवाल वाला यहां से यहां तक दिया हुआ है 50, तो इंटू का 50 प्लस 50 क्यों? कहे कि नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चले। आगे थोड़ा सा काट कूट कीजिए, पॉइंट से ये गया, एक बार से इसको काटिएगा, 5 दूनी 10, तो भी का वैल्यू आ गया अंडर रूट में 980 मीटर। ठीक है, देखिए 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 गुना 10 इंटू 98 क्या हो जाएगा? 980 मीटर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, हमको इतना समझ में आ गया कि आपके पास यहां पर इस क्षण में जो वेलोसिटी है वो है रूट अंडर में 980 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर कल के दिन कोई पूछता है यहाँ का वेलोसिटी तो हम बोल देंगे रूट अंडर 980। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बी से सी का कहानी को पढ़ते हैं, बी से सी का कहानी को पकड़ते हैं। वापस से आपको भी यू सब पता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है यहाँ पर इतना, फाइनल वेलोसिटी जब आप ग्राउंड को टच करोगे तब आपको पता है 3, एक्सेलरेशन पता है आपको ऊपर की तरफ है 2। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ है 2। आप डिसेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटी का प्रभाव नहीं, आपको बस इस डिसेलरेशन का एक्सेलरेशन को देखना है और उसके बाद जाके क्या लगा रहा देख रहेगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू एस। v फाइनली जमीन पर आ गए हैं तो 3 का स्क्वायर। u कितना है सर? यहां से यहां के लिए b से c के लिए u ये है, इसका मतलब बराबर रूट अंडर में 980 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर? सवाल वाला बोल रहा है 9.8। नहीं, इस बार आप यहां से यहां डिसेलरेट कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन कितना है? 2 ऊपर की तरफ, और ऊपर का डायरेक्शन को नेगेटिव लिए है तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे माइनस का 2। क्लियर है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? यहां से यहां तक हम अपने मन से मान के चले h, तो लिखो h। आगे बढ़ते हैं, अच्छा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट अंडर 980 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 980 का स्क्वायर, रूट गायब हो गया, प्लस का माइनस का 2 इंटू 2 4। ठीक, चलिए 980 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक माइनस का 971 बराबर माइनस का 4 इंटू एच। माइनस से माइनस कट गया तो h बराबर क्या आ जाएगा? देख लेते, स्पेस है नीचे में? नहीं। h बराबर क्या आ जाएगा? 971 बटे का 4 हम यहाँ निकाल लेते हैं। h बराबर 971 बटे का 4। कोई दिक्कत नहीं है सर। 980 इधर घटाएंगे तो 9 माइनस का 980, इट कम्स आउट टू बी माइनस का 971 बराबर माइनस का 4h, माइनस से माइनस गया, 4h बराबर का 971, h बराबर क्या आ जाएगा? 971 बटे का 4। थोड़ा सा काटते हैं, 4 से 2 बार में गया। ठीक, 4 2 जा 8, ये आ गया 4 4 जा 16, एक आ गया 4 2 जा 8 और 242.7 आ गया। तो हम h को क्या अप्रोक्सीमेटली 243 मीटर मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली का है कि आपको आंसर भी अप्रोक्स में नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट दिया हुआ, तो हम अपने मन से 242.7 को अप्रोक्सीमेटली 243 मीटर मान सकते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ बेलिंग आउट, हाइट ऑफ बेल आउट
तो मेरा बच्चा बोलेगा सर हाइट ऑफ बेल आउट कहने का मतलब जमीन से कितना दूर ऊपर ये गिरना शुरू किया था। तो सर यहां से यहां का तो 50 मीटर पता ही है, यहां से यहां का h, इसका मतलब टोटल हाइट कितना हो जाएगा सर h प्लस का 50 मीटर। ठीक, h अभी तुरंत निकाले, h क्या है अप्रोक्सीमेटली 243 मीटर प्लस का 50 ठीक मीटर। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली बोलो तो 243 में 50 जोड़ेंगे, आई थिंक 293 मीटर आ जाएगा। तो जमीन से 293 मीटर का ऊंचाई पर से ये गिरना शुरू हो गया होगा। तो ये वाला जो हाइट है ये कितना आ रहा है 293 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट है बाबू, एग्जैक्ट लेकर जाओगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक, बट कोई दिक्कत नहीं, सब दूर दूर आंसर है, ज्यादा क्लोज है नहीं, तो हमको कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कितना दूर पर से पैराशूट को छोड़ा गया होगा, या पैराशूट बेल आउट मतलब इमरजेंसी लैंडिंग करना शुरू किया होगा सर 293 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पूरा रूप से समाप्त हो गया, सब कुछ पूरा प्यार से डिटेल तरीका से आपको करा दिए। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, अगर आप एनसीईआरटी के मुताबिक चलोगे तो मोशन इन ए प्लेन होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव में मोशन इन ए प्लेन को अलग अलग तोड़ के पढ़ते हैं। जनरली मोशन इन ए प्लेन में एक हमको सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ता है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो है हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इस वजह से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो यहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिलेगा पूरा लेक्चर उसको मिलेगा आपको किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो फिलहाल जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज टेम्प्रोरी है, आपका खुशी परमानेंट है, उस पर आप काम कीजिए। वो अगर आप खुश रहोगे ना तभी जाके कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा, वरना टेंशन लेके बैठे रहो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है आपका, हमारा समस्या का किसको लेना देना है, कोई कुछ लेना देना नहीं। तो आपका प्रायोरिटी है कि आप अपने आप को खुश रखोगे, और खुश आप अपने आप को तभी रख पाओगे जब आप अपना काम को करते रहोगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए चलते हैं, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जिनसे नहीं हुआ इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा तरीका से खत्म हो गया। अगर आपका कोई दोस्त है जो कहीं से कोचिंग वोचिंग भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, और आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव इस लेक्चर में मिलता है, तो आप उसको जरूर सजेस्ट कीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नोट कर लीजिएगा जरूर।